हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका नीट का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। समय आपके पास कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वन शॉट वीडियोस, जिसमें आपको साथ में PYQs भी मिलेंगे। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है परमाणु, जिसको आप एटम कहते हैं। तो सीधा शुरुआत करते हैं एटम की। तो एटम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर मैं बता दूं तो डाल्टन साहब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या कहते हैं इसे हम, हाँ सॉरी, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है अविनाशी और अविभाज्य होता है, यानी उसे विभाजित नहीं किया जा सकता और क्या है, उसे विनाश नहीं किया जा सकता। जबकि आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ये सारी चीजें बाद में निकल के आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की, जिसका दूसरा नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा नाम क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। और यहाँ पर इसे तरबूज का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज का नियम कहते हैं। तो ये कहते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या को 10⁻10 मीटर माना जाता है। ठीक है जी। इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और कैसे धसे रहते हैं, जैसे कि तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। और इसका द्रव्यमान और धनावेशित कहाँ रहता है, तो इसका द्रव्यमान धनावेशित जो तरबूज में रेड कलर का जो खाने का हिस्सा होता है, उसी तरीके से परमाणु का पूरा, ध्यान सुनिए, द्रव्यमान और धनावेशित एक समान रूप से उसमें फैला रहता है। तो ये बात किसने कही थी, जे थॉमसन साहब ने कही थी। अगर हम इसकी बात कर लें कि ये पूरा का पूरा एक समान रूप से फैला रहता है, और जबकि अब आके पढ़ेंगे आप, रदरफोर्ड ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है। परमाणु का पूरा द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से भाग में कहीं संकेंद्रित रहता है, जिसको आप नाभिक कहते हैं। तो ऐसे करके इनकी गलतियां सामने आई। तो सीधा सीधा बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। किसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड के बारे में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। तो इन्होंने किसके बारे में कहा कि कुल मिलाकर परमाणु जो विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ये बात साथ में कहते गए थे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की बात करते हैं। तो इससे उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। पहले ऑब्जर्वेशन लिया, प्रेक्षण किया, फिर उसके निष्कर्ष निकाले। इन सभी की बातें हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम बताएं कि रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, उनके दो स्टूडेंट इनमें बहुत शामिल थे। उनका बहुत योगदान रहा था। नाम था उनका मार्सडेन और गाइगर। तो मार्सडेन और गाइगर ने क्या था, सोने की बहुत पतली पन्नी ली या फॉइल ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। अब अल्फा कण कैसा होता है आपको पता है, अल्फा कण पे इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेशित होता है। वो भी कैसा होता है, धन का, यानी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा कण पर। तो उन्होंने जैसे ही इस पे अल्फा कणों की बमबारी की, यानी बहुत सारे अल्फा कणों को छोड़ा। अब अल्फा कणों को छोड़ा तो ये आपको व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, इससे आप मान लीजिए परमाणु। तो परमाणु के ज्यादातर अल्फा कण जो बाहर चले गए, यानी पार चले गए। तो अल्फा कणों के पार जाने से ये निष्कर्ष निकल के आया कि परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है, होलो टाइप होता है। अच्छी बात है जी। ज्यादातर कैसा होता है, खोखला होता है। अच्छी बात है। तो ये खोखला होता है, किससे पता चला, अल्फा कण पार चले गए। ठीक है। और देखें तो कुछ अल्फा कण जो छोटे कोण पर मुड़े, कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर मुड़े। कुछ अल्फा कण देखिए बड़े कोण पर, कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर। तो कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर मुड़े, कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर मुड़े। इससे ये पता लगा कि इन्हें कोई ना कोई प्रतिकर्षित कर रहा है। कोई ना कोई चीज परमाणु में ऐसी है जो इनको प्रतिकर्षित कर रही है, वरना ये मुड़ते नहीं। भाई कोई चीज सीधी जा रही थी तो सीधी चली जाएगी। अगर वो मुड़ी है, इसमें तो कोई ना कोई ऐसा मिला है उस रास्ते में कि जिसने उसे मोड़ दिया है। तो अल्फा कणों को मोड़ने वाला कोई ना कोई तो होगा। अब कौन हो सकता है, तो ये पता लगा, क्योंकि अल्फा कण होते हैं प्लस के, तो प्लस को मोड़ने वाला प्लस ही होगा, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षित होता है। आवेश सब समान होता है तभी तो प्रतिकर्षित होता है। तो उनका दिमाग में आया कि इस ज्यादातर तो भाग खोखला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाग में, खोखले के अलावा जो भाग रह गया है, उस भाग में कहीं ना कहीं धनावेशित होगा जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा है। एक अल्फा कण गया था सीधा, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण क्या हुआ, सीधा गया और वापस आ गया। लगभग बोल रहा हूँ, तो सीधा गया और वापस आ गया। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पर जहां से ये वापस आ रहा है, जिस जगह से ये वापस आ रहा है, उस जगह में ही है वो पॉजिटिव चार्ज, वो धनावेशित इस जगह में ही है। तो उन्होंने इसका नाम नाभिक रखा। इस प्रकार नाभिक की खोज होती है, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है, ये पूरा ज्यादातर भाग कैसा है, खोखला है। अच्छी बात है कि इसका धनावेश कहाँ रहता है, तो इसका धनावेश एक छोटे से भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। कि द्रव्यमान कहाँ है, कि द्रव्यमान भी इसी में रहता है जहां पर धनावेश रहता है। तो द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से भाग में रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जे थॉमसन साहब क्या कह रहे थे, जे थॉमसन का कह रहे थे, ये कह रहे थे कि पूरा का पूरा द्रव्यमान और धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है। और यहाँ पे ये पता चला कि फैला नहीं रहता, वो एक जगह में ही समाये रहता है, जिसको आप नाभिक कहते
हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज यहाँ पे अभी से समझना चाहूंगा, आगे हम इनको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। एक वर्ड है बी, यानी इंपैक्ट पैरामीटर है, संगत प्राचाल के नाम से आते हैं। किसके नाम से आते हैं? संगत प्राचाल के नाम से। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अल्फा कट को सीधा जाना चाहिए पर इधर मुड़ गया, इसको सीधा जाना चाहिए इधर मुड़ गया, इसको सीधा जाना चाहिए इधर मुड़ गया। तो इनके बीच में जो कोण दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो एक यहाँ पे शब्द देखना स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या? कोई जो सीधा जा रहा था लेकिन मुड़ गया, तो कितने कोण पर मुड़ा, जो अल्फा कट कितने कोण पर मुड़ा, वो जो कोण होगा उसको कहेंगे स्कैटरिंग एंगल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। यहाँ विचलित कोण भी कह सकते हैं। दूसरा, अल्फा कण बिल्कुल जो नाभिक के जो पास जा रहा है, नाभिक के पास जो अल्फा कण जा रहा है, इससे कितनी दूरी पर अल्फा कणों की दूसरे अल्फा कणों की दूरी जो नापते हैं उसको बी से दिखाते हैं। बी का मतलब होता है इंपैक्ट पैरामीटर होता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लिए बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अल्फा कण उतने ज्यादा, सीधे लिख लेंगे। ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई अल्फा कण छोड़ूं तो बी की वैल्यू यहाँ से ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। क्या ये धनावेश इस पे प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएगा? बहुत कम लगाएगा। बहुत कम लगाए तो प्रतिकर्षण कम होगा, तो सीधा निकल जाएगा, यानी इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन बी का मान ज्यादा हो जाएगा और विचलन कोण यहाँ पर कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आएगा। अगर जितना ज्यादा अल्फा कण दूर होगा, जितना ज्यादा अल्फा कण कैसा होगा? दूर होगा, तो बी का मान जो है, बी का मान उतना ज्यादा होगा। अल्फा कट जितना दूर होगा बी का मान उतना ज्यादा होगा, और अल्फा कट जितना दूर होगा थीटा उतना छोटा होगा। तो बी जो है थीटा पर भी डिपेंड करता है, बी जो है थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा जितना छोटा बी उतना बड़ा, थीटा जितना छोटा बी उतना बड़ा। तो ये चीजें हम आगे देखने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या पता चला उसकी बातें कर लेते हैं। तो प्रेक्षण क्या मिले? अल्फा कट सीधे पार निकल गए, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार निकल गए, पहला प्रेक्षण। कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर, कुछ अल्फा कण मुड़ गए छोटे कोण से, कुछ मुड़ गए बड़े कोण से, और अत्यंत कम अल्फा कण वापस लौट के आए। बहुत कम लौट के आए, बताया था ना 20 साल में से कोई एक वापस आया था। उससे ये पता चल गया था यहीं पर है, जो कुछ भी है इसी के अंदर है जहां से लौट के आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे निष्कर्ष की। तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, धन आवेश और पूरा द्रव्यमान एक छोटे नाभिक में संकेंद्रित रहता है, जिसको पता है नाभिक कहते हैं। वहीं पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज और मास रहता है। नाभिक बहुत छोटा लेकिन बहुत भारी होता है। नाभिक कैसे? छोटा होता है, भारी होता है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से सारे के सारे डिस्कस निकल गए। और आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस जगह से आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए नंबर 1, किसी कोण पर विचलित कणों की संख्या। किसी कोण पर विचलित कणों की संख्या की बात करते हैं तो ये कितना होता है, इसको कहते हैं एन। और एन किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है कि कितने कोण पर मुड़े, कितने अल्फा कण मुड़े। तो थीटा पे डिपेंड करता है अल्फा कणों के मुड़ने की संख्या, जिसको हम कहते हैं एन। यहाँ पे आएगी विचलित कणों की संख्या या अल्फा कणों के मुड़ने की संख्या। तो एन जो है डिपेंड करता है थीटा पर, तो एन थीटा लिख लेंगे। प्रोपोर्शन होता है 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर मुझे n1/n2 का रेशियो निकालना है, ये इंपोर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो n1/n2 निकालना है, तो देखिए अगर मैं इसको 1 करूंगा तो यहाँ पर थीटा 1 होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर अंश में n1 है तो हर में थीटा 1 होगा, अंश में n1 है तो हर में थीटा 1 होगा। तो हमने यहाँ n1 कहा, यहाँ पे थीटा 1 कहा, यहाँ 2 किया तो यहाँ थीटा 2 किया। क्योंकि इसकी पावर होल है तो इनकी पावर टोटल की 4 कर देंगे। दोनों की पावर होल पावर कितनी कर देंगे? 4 कर देंगे। और इसे आप याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं संगत प्राचल। संगत प्राचल क्या बताया था कि जो अल्फा कण बिल्कुल नाभिक के पास जो जा रहा था उससे कितनी दूरी पर अल्फा कण जा रहे हैं वो था। अब यहाँ पे देखिए वह लंबा दूरी जो अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा, यानी प्रारंभिक दिशा नाभिक के पास जा रहा है, प्रारंभिक दिशा और नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी। तो पहले कहाँ जा रहा है? नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी जो है, नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी, ये देखिए। तो अल्फा कण ये जा रहा है तो प्रारंभिक दिशा ये है, और नाभिक से कितनी दूरी है? नाभिक से कितनी दूरी है? इसको बी कहेंगे जी। इसको क्या कहेंगे? बी कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए नापना है तो ये बी हो गया, इसके लिए नापना है तो ये बी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अल्फा कण के लिए बी का मान अलग अलग होगा, हर एक अल्फा कण के लिए बी का मान अलग होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि जो अल्फा कण इसके पास आएगा वो ज्यादा मुड़ेगा। ये कैसा होगा? वो ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। अब ज्यादा प्रतिकर्षित होगा इसका मतलब इसकी बी की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। और कम हो गई तो आप देखिए थीटा का मान कैसा हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। बी कम हो गया, थीटा कैसा हो गया? ज्यादा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि बी जो है और थीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? थीटा पर निर्भर करता है बी। और कैसे निर्भर करता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये होता है बी बराबर 1/4πε ZE² के कॉट थीटा बाई। तो आपको जो है ये याद रखना है, बी प्रोपोर्शन हो गया कॉट थीटा बाई 2 के, बी प्रोपोर्शन हो गया कॉट थीटा बाई 2 के। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप के, क्या देखेंगे? के का मतलब होता है यहाँ पे गति ऊर्जा। इसको ई भी लिख देते हैं और के भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट की बात कर लें, जो भी बताया था, अगर बी बड़ा हुआ तो थीटा कैसा होगा? कम होगा।
बी जितना बड़ा होगा, यानी नाभिक से अल्फा कण की दूरी जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, इनमें प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो अल्फा कण सीधा निकल जाएगा। और ये मान लीजिए नाभिक है और नाभिक के पास अल्फा कण इसके पास से गुजरेगा तो इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, ऊपर से गुजरेगा कम लगेगा, और ऊपर बढ़ेगा कम लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम आप समझते हैं, एफ प्रोपोर्शन होता है 1/r, इसका दूरी जितनी बढ़ेगी बल उतना कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बी अगर छोटा होगा तो थीटा बड़ा होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बी और थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बी और थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे बी बड़ा थीटा छोटा, बी छोटा थीटा बड़ा, ठीक है जी। बी लगभग 0 होगा तब अल्फा कण वापस लौट सकता है बैक स्कैटरिंग के कारण। इसको आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखें, इसको इंपोर्टेंट की कैटेगरी रखें। नीट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, यदि बी का मान 0 है तो विचलन जो है 180 अंश पे होगा। क्यों? कि सीधा सीधा वो नाभिक के पास जा रहा होगा, ये नाभिक है, ये अल्फा कण आया तो ये आया और वापस चला गया, तो ये आना और ये जाना, तो ऐसी कंडीशन में एंगल जो होगा 180 का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 180 का हो जाता है। तो इस कंडीशन को अच्छे से आप याद करेंगे, फिर से लिख रहा हूं इसको, इंपोर्टेंट, ये ही इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस बेस पर आपने ये देखा, अब बात कर लेते हैं कुछ इसके परमाणु मॉडल के पॉइंट की। ये तो हम स्कैटरिंग में ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण और निष्कर्ष दिख रहे थे। अब अल्फा जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्कैटरिंग जो किया था उससे ही परमाणु मॉडल दिया। अब उससे क्या क्या होता है, उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के बारे में बता रहे हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धन आवेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी, ये बातें अभी आपको हमने बताई थी। लीजिए और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब फिर से देखेंगे आगे, लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में संकलित रहता है, जो आपको बताया वही सारी चीजें लिखी है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि रदरफोर्ड के बाद आपको पता है नील्स बोर आएंगे। अब नील्स बोर आएंगे तो किस बेस पे आएंगे? इन्होंने कुछ गलती की होगी। अब इन्होंने गलती की थी, जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि जो द्रव्यमान है और धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है, जबकि रदरफोर्ड आके कह रहे हैं कि नाजी ना ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, कोई एक जगह में ही फिक्स रहता है, छोटी सी जगह में फिक्स रहता है, वहीं पर धनावेश रहता है और वहीं पर द्रव्यमान रहता है। तो इसलिए जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड को आना पड़ा, क्योंकि वो अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए थे। और रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां क्यों, तब नील्स बोर आएंगे। तो नील्स बोर आएंगे तो गलतियां देखिए यहाँ से कहाँ चालू होती हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमा करते हैं तो कैसे करते हैं, कितनी ऊर्जा के साथ करते हैं, ऐसे सवालों का जवाब इनके पास नहीं था, ठीक है ना। कितनी ऊर्जा के साथ करेंगे, ऊर्जा निश्चित रहेगी घूमेंगे, तो ये भी नहीं कह पाए थे। अगर निश्चित नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और उसमें जाके गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताए थे, परमाणु के स्टेबिलिटी यानी परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे। अच्छा जी, क्यों नहीं बता पाए थे, फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए नाभिक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, चक्कर लगाना स्टार्ट किया और एक समय आ जाएगा इसमें गिर जाएगा। भाई एक समय आएगा तो इसमें क्या होगा, ये गिर जाएगा। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं, बता पाए थे इन्होंने। ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है और एक बार ऊर्जा खत्म हो गई तो यहाँ गिर जाएगा। तो इसकी ऊर्जा के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर ये फेल होने वाले हैं। यहाँ पर क्या ये फेल होने वाले, तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गिरेगा नहीं गिरेगा ऐसा कुछ नहीं बताया था। दूसरी बात, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए थे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में नहीं बताया था कि कौन सा स्पेक्ट्रम होगा। इन्होंने सतत माना था, जबकि रेखीय होता है। अब ये क्या होता है, रेखीय सतत क्या होता है, ये आगे हम सीखेंगे। तो आगे देखिए, नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है जबकि परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है। क्योंकि नाभिक की अगर त्रिज्या की बात करें 10⁻15 मीटर होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा है और ये कम है। जितनी ज्यादा पावर माइनस की होगी वो उतना ही कम होगा, ठीक है जी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमते हैं तो घूमने के लिए क्या चाहिए, उन्हें अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो देखिए ये नाभिक है, नाभिक के चारों क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट है। ये नाभिक है, नाभिक के चारों क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल मिलेगा कहाँ से, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है, नाभिक कैसा है, पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। तो आकर्षण बल जो है वो बदल जाता है किसमें, किसमें बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। तो फिर सुनिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो सन और अर्थ यानी सन और अर्थ के बीच में क्या लगता है, बताइए, फोर्स लगता है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल किसमें बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में। इसलिए क्या है, पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन करता है, इसको सूरज मानी, इसके पृथ्वी मानी, तो पृथ्वी इसके चारों घूम रही है। क्यों, क्योंकि इसके पास आवेश है और इसके पास भी आवेश है, इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, दोनों में आकर्षण हो रहा है। आकर्षण की वजह से ये क्या है, घूमती जा रही है। क्या हो रही है, घूमता जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है, इन दोनों के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि नाभिक पर जो आवेश होगा वो जेड ही होगा, प्लस जेड ही। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इसमें कितना आवेश है वो जेड से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, जेड से। तो अगर एक प्रोटॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, दो प्रोटॉन होंगे तो दो प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, तीन प्रोटॉन होंगे तो तीन प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। इसका मतलब जेड को रख दो, जितने प्रोटॉन हो जेड की जगह उतने शिफ्ट कर दो,
सही है जी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है। तो स्थिर वैद्युत बल किसमें बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। तो एफ का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ एफ सी का मतलब क्या होता है, एफ सी का मतलब होता है सेंटीमीटर फोर्स। तो ये बराबर हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब Q1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 का मतलब यहाँ पर नाभिक का आवेश। और नाभिक का आवेश कितना होता है, जेड ई, तो यहाँ पर लिख देंगे नाभिक का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1/4 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। और आप यहाँ से देखेंगे कि आपका समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया है। और इसी समीकरण की हेल्प से हम आगे कुछ चीजों को निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कितनी त्रिज्या में घूमता है, कितनी त्रिज्या होती है, कितना उसका वेग होता है, गति ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं नील्स बोर के बाद में। रफ मॉडल की कमियां क्या हुई, तो परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा गया, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया था। क्यों नहीं बता पाया था, मान ली नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सारी की सारी ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा और परमाणु के नाभिक में जाके गिर जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा। मान लीजिए आपको चक्कर लगाने हैं कहीं पे, तो आप क्या पहले दौड़ना स्टार्ट किया, तो आपके पास ऊर्जा, आप दौड़ते रहेंगे, एक समय आ जाएगा आप थक जाएंगे, कहेंगे अब नहीं हो पा रहा, ऐसे करेंगे तो अब नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है शरीर को जितनी चाहिए दौड़ने के लिए, अब आपके पास वो नहीं है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा इसके चारों, और एक समय आएगा इसमें गिर जाएगा। तो इसके बारे में रदरफोर्ड साहब अच्छे से नहीं बता पाए थे, तो ये इनकी गलतियों में आया। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, तो यह नहीं बता पाया कि परमाणु विशिष्ट तरंग ही क्यों उत्सर्जित करता है, इन्होंने ये नहीं बताया था। और आपको पता है ये जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है किसको, ऊर्जा को। और उस ऊर्जा की कुछ ना कुछ फिक्स तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है, फिक्स तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसके बारे में यह बता नहीं पाए थे, तो यह नहीं बता पाया, ये वाला जो परमाणु मॉडल है यह नहीं बता पाया कि परमाणु विशिष्ट तरंग दैर्ध्य ही क्यों उत्सर्जित करता है। ये फिर किसने की सही, ये सही किए थे नील्स बोर ने। किसने किए थे, नील्स बोर ने सही किए। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो नील्स बोर ही है, और जिसपे हम आने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो सही है वो क्या, नील्स बोर, और नील्स बोर पर ही हम आने वाले हैं। आगे देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है कुछ, यदि 90 अंश कोण पर प्रकीर्णित कण 56 हो तो 60 अंश कोण पर यह कितना होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है n थीटा प्रोपोर्शनल होगा 1/sin⁴ θ/2। ठीक है जी। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, n1/n2 लिख लीजिए, बराबर कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर साइन, और ये θ2/2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, नीचे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे कर दीजिए sin⁴, और ये θ1/2, और ये पावर 4 को मैं हटा के होल पावर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, होल पावर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों के पास पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पे θ1/2, और ये आ जाएगा इसका होल पावर 4। चलिए ये कर लेते हैं। n1 का मतलब क्या है, देखिए ये दिया है आपको n1 और ये दिया है आपको थीटा, यानी पहले जो चीज दी है उसको आप पहला लिख देंगे। तो पहले कोण कितना दिया है भाई, 90 दिया है। पहले कितना कोण दिया है, 90। तो यहाँ पे लिख लेंगे θ1 जब 90 है, कितना है, 90 है, तो आपको n1 की वैल्यू 56 दी है। कितनी दी है, 56। कितना दिया है, 56 दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिख जा भाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा 60 अंश पे बता दीजिए। तो कोण अब θ2 जो है 60 हो गया, बिल्कुल हो गया। n2 बता दीजिए। बहुत आसान है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बताइए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे बिल्कुल। तो हमें n2 निकालना है। चलिए n1 का मान कितना है, n1 का लिख देंगे यहाँ पे 56। आ जाइए n2 पे, n2 हमें निकालना है, अच्छी बात है। साइन लिखिए θ2/2, तो θ2 कितना है 60 का आधा करेंगे 30। चलिए आ जाइए भाई 30। यहाँ पे देखिए 1, यानी यहाँ पे 90 रखेंगे, 90 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पावर 4 लगाना ना भूलें, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2/1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखिए sin 30 का मतलब 1/2, तो अंश में 1 आएगा, 2 हर में आएगा। अब यहाँ हर से स्टार्ट करें तो 1 हर में आएगा, और जो 2 जो था रूट में वो ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब जो है हम इसका करते हैं भाई सॉल्यूशन। चलिए करते हैं, क्या आएगा। अरे ये समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो बताऊं क्या दोबारा, फिर से देखिए। तो आप क्या करेंगे, 56 ऐसे लिखा रहने देंगे, n2 को आप ऐसे ही कर देंगे, ठीक है जी। अब ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से 45 लिखूंगा तो कितना 1/√2 आएगा, तो 1/√2 जो √2 आएगा उसको मैं ऊपर कर दूंगा। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ, पावर 4 को मत भूलना। तो 56/n2 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, रूट को कितनी बार लिखेंगे, √2 को 4 बार लिखेंगे जी, लिखेंगे बिल्कुल। ये कितना बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 2, तो टोटल कितना हो गया 4, तो ऊपर आ गया 4 अपॉन 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चलिए जी 16 कर दीजिए, ये आ गया।
4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई n2 की वैल्यू जो है, n2 की वैल्यू निकल के आएगी 56 गुणा 4, और ये आ जाएगा 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, तो 224 यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसका आंसर, कि इतना आंसर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूछा कोण पर यह कितने होंगे, तो यदि 90 अंश कोण पर कर 56 है तो 60 अंश के कोण पर 224 होंगे। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है और आराम से हो जाएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर किस पर निर्भर नहीं करता, इम्पैक्ट पैरामीटर किस पर निर्भर करता, अल्फा कण की गति ऊर्जा पे करता है, बिल्कुल होता है, के नीचे आता है, बताया था फॉर्मूला b बराबर 1/4πε0। देखिएगा यहाँ पर अभी जो बताया था, ये देखिए b बराबर 1/4πε0 z² 2k, तो z² 2k और cot θ/2, तो k तो है यानी गति ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और क्या कह रहा है भाई, अगला देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें, नाभिक के आवेश पर जेड आ रहा है, बिल्कुल करता है। स्कैटरिंग एंगल थीटा आ रहा है, cot θ/2 आ रहा है, तो थीटा आ रहा है तो करता है। प्रकाश की गति पर नहीं करता है, यही आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा सी बात है। आगे देखिए फॉर्मूला याद कर लेंगे, सीधा हो जाएगा। यदि इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है यानी b की वैल्यू ज्यादा है, b की वैल्यू ज्यादा है, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब b, तो b जो है बताया था प्रोपोर्शनल होता है cot θ/2 के होता है, बिल्कुल है। ये भी नोट में लिखा है कि अगर b बहुत ज्यादा होगा तो थीटा कैसा होना चाहिए, कम होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है तो स्कैटरिंग एंगल थीटा होगा बहुत बड़ा। इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है, बी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत दूर जा रहा है, इसका मतलब ये नाभिक है, नाभिक से अल्फा कण बहुत दूर जा रहा है, तो बहुत दूर जाएगा तो सीधा निकलेगा, और सीधा निकलेगा तो ये कितना होगा, थीटा की वैल्यू 0 के करीब होगी, यानी इसमें कोई भी जो अल्फा कण जो जा रहा है वो बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा, ऐसा कह सकता हूँ। सीधा करें, बहुत दूर जाना है, मान लो नाभिक यहाँ है और अल्फा कण इतनी दूर से गया, तो इसमें प्रतिकर्षण बल होगा ही नहीं, ये ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा तो इसका तो वो सीधा निकल जाएगा, और सीधा निकल जाएगा तो कोण कितना हो जाएगा 0। और अगर मान लो सीधा आ रहा हो और वापस आ जाए इधर, तो इधर आया था फिर इधर चला गया, तो ऐसे केस में 180 का एंगल हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे बी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा वहां पे, समझ में आ गया क्या, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे देखते हैं, ये भी टॉपिक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी कितनी होती है। तो जैसे ही इसका मतलब क्या है, जैसे अल्फा कण को छोड़ा गया, अब ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, नाभिक भी पॉजिटिव है, तो अल्फा कण जो यहाँ से आ रहा है, ये नाभिक है, अल्फा कण यहाँ से आ रहा है यहाँ पे आ गया। अब ये बिल्कुल इससे टच तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अल्फा कण है पॉजिटिव है और ये नाभिक भी कैसा पॉजिटिव, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो एक समय के बाद ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, मतलब वापस आ गया, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण तो इसको वापस भेजेगा। जब इसको वापस भेजेगा तो जिस जगह पर जाके रुकता है तो ये नाभिक हो गया और ये अल्फा कण है, ये नाभिक है, ये अल्फा कण है, इसके बीच की जो दूरी है, उसी को कहते हैं अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी। तो निकटतम कितना पहुंच सकता है, वही दूरी जो होती है वही आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है। जब कोई अल्फा कण किसी नाभिक की ओर आता है तो वह एक न्यूनतम दूरी तक पहुंचता रुक जाता है, मतलब रुकेगा क्योंकि प्रतिकर्षण लेगा रिपल्सन के कारण, इसी दूरी को निकटतम दूरी कहते हैं, जिसको r0 से दिखाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रदर्शित कैसे करते हैं इसे, r0 से करते हैं। अब देखिए जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास पहुंचता है तब कि अल्फा कितना होता है 0, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से जा रहा था पहले, और जाने के बाद सीधा सीधा यहाँ पे रुक गया, अगर रुकता नहीं तो और आगे जाता, अब यहाँ पे रुका है तो इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शून्य, क्योंकि यहाँ पे अंतिम वेग इसका शून्य हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर से निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो जितनी भी गति ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ध्यान सुनिएगा, जितनी भी गति ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी जितनी गतिज ऊर्जा के साथ अल्फा कण आ रहा था नाभिक के पास पहुंचने पर उसकी गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो याद रखेंगे, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी को के मानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दो आवेशों के लिए या दो आवेशों के निकाय के लिए, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4π Q1 Q2/R होता है। अब Q1 Q2/R होता है, तो Q1 मतलब नाभिक का आवेश क्या होगा Ze, और Q2 का मतलब किसका आवेश, भाई एक नाभिक हो गया, दूसरा क्या अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश क्या होता है 2e होता है, तो इसका आवेश Ze और इसका आवेश 2e, और यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, भाई r0 है, तो r0 अगर मैं इधर ले आऊंगा तो आ जाएगा 1/4 Ze²K, और K की जगह E भी आ सकता है, एनर्जी भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम देखेंगे r0 जो है किस पर प्रोपोर्शनल है, भाई K के, जितनी ज्यादा गति ऊर्जा होगी R की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी जितनी तेजी से अल्फा कट जाएगा नाभिक के,
उतने ही करीब पहुंचेगा। जितनी तेजी से अल्फा कट जाएगा नाभिक के उतने ही करीब पहुंचेगा, सीधी सी बात ये है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नीट ने पूछा है। फिर से कह रहा हूँ, नीट PYQ में ऐसा क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नीट ने पूछा है, और एक बार नहीं कई बार पूछा है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि नीट ने कई बार पूछा है। ठीक है जी, क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी समझ में आ जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, क्लोजेस्ट अप्रोच पर अल्फा कट की जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये आता है K Q1 Q2 अपॉन R होता है दो आवेशों के लिए। K का मतलब क्या है यहाँ पे, ये K का मतलब है 1/4πε0। ठीक है ना, तो ये होता है। और आपको पता है कि अगर माध्यम निर्वात या वायु है तो 1/4πε0 आता है। अगर इसके माध्यम चेंज हो जाता है तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आपने कूलाम के नियम में सीख लिया हुआ। यह केवल हेड ऑन कॉलिजन B=0 के लिए ही वैलिड है। ये कब वैलिड है, जब बिल्कुल नाभिक के सीध में जा रहा है, नाभिक के सीधे बिल्कुल उसी लाइन पे जा रहा है, तभी ये वैलिड है। इसके बाद दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, नो मैटर, इससे कोई भी मैटर नहीं रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के बाद आते हैं नील्स बोर साहब। अब नील्स बोर साहब आते हैं तो इनको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने क्या है, रदरफोर्ड ने जो कमियां की थी, एक तो स्थायित्व के बारे में नहीं बताए थे, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए थे। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब इतना सा होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो बीच में क्या करता है, वो क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और उस ऊर्जा की जो तरंग दैर्घ्य है कुछ निश्चित होती है। ये नहीं बता पाए थे। कौन नहीं बता पाए, रदरफोर्ड नहीं बता पाए, तो वही गलती हो गई, वही इन्होंने सॉल्व कर दिया। इनका नाम भी आ गया वही साइंटिस्ट के नामों में, नील्स बोर साहब का आ गया। नील्स बोर के परमाणु मॉडल क्या कहता है, पहली बात यह केवल हाइड्रोजन एटम जैसे हीलियम प्लस लिथियम डबल पॉजिटिव ETC परमाणु के लिए ही लागू होता है। पहली बात सुनिए, ये किस पर लागू होता है, हाइड्रोजन जैसे परमाणु पर ही लागू होता है। हाइड्रोजन जैसे परमाणु पर ही लागू होता है, सब जगह लागू नहीं होता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। अर्थात आपको पता है कोणीय संवेग को L या J से डिनोट करते हैं। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, MBR होता है, और ये हो जाएगा NH/2π। NH/2π हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1 2 3 4 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि h/2π को एक बार लिख सकते हैं h/2π, या 2h/2π लिखते हैं, 3h/2π लिखते हैं, या 4h/2π लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे 1.5h/2π, 1.3h/2π, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो पूर्ण गुणक का मतलब होता है n की वैल्यू यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, वो भी कैसा, पूरा का पूरा नंबर, 1 2 3 4 होना चाहिए, आधा पौना सवा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग इतना होता है, जबकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था। रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमे, कैसे घूमे, बस ये कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बस कह के चले गए, मस्त हो गए और कोई दिक्कत नहीं है। तो इन कक्षाओं को ही स्थायी कक्षाएं कहा जाता है, यानी जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी नहीं बताया था स्थायित्व के बारे में कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, बिल्कुल करेगा, और एक समय बाद वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो क्या है, परमाणु का स्थायित्व खत्म होना चाहिए, ये कहा था, नहीं कहा था। तो रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कहा था, पर ये कह रहे हैं, नील्स बोर साहब कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक निश्चित ऊर्जाओं के साथ घूमता है और घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। रदरफोर्ड साहब ये नहीं कह पाए थे। नील्स बोर साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उनके पास कुछ निश्चित ऊर्जा होती है, उसी के साथ वो घूमता रहता है। ये किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। तो इसलिए स्थायित्व को समझाने में इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। क्या स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, जबकि रदरफोर्ड साहब इसको बता नहीं पाए थे। तो नील्स बोर समझ में आया, नील्स बोर ने क्या क्या बताया, इसको ध्यान रखेंगे। नील्स बोर ने यह कहा कि पहली बात, ये H एटम हाइड्रोजन एटम जैसों के लिए लागू हुआ ये मॉडल। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि कोणीय संवेग जो होता है NH/2π के बराबर होगा, बिल्कुल होगा जी। इन्होंने कहा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ये भी इन्होंने बता दिया। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, अच्छी बात है। और क्या बताया था, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी आ रही है इस इलेक्ट्रॉन के पास आई, इस इलेक्ट्रॉन के पास है, इसने ऊर्जा अवशोषित कर ली, तो अवशोषित कर ली तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा। दूसरे फिगर में देखिए, जैसे ही ये ऊर्जा अवशोषित करेगा तो इस ऊर्जा स्तर को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए, आपने उसे एक्स्ट्रा ऊर्जा दे दी। अब ऊर्जा जो है इस वाले ऑर्बिट यानी इस वाले ऊर्जा स्तर से ज्यादा हो गई। पहले इसके पास मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा थी,
आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दी, तो अब इसके पास कितनी हुई 3, और इसमें घूमने के लिए कितनी चाहिए, इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, अब 2 इस पे एक्स्ट्रा आ गई, तो अब ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। ये कैसा होगा, जैसे गांव में कोई पैसे वाला होता है तो सबसे पहले गांव छोड़ देता है, वैसे ही ये क्या करेगा, अपनी जगह को छोड़ देगा और कहाँ जाएगा भाई, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में ये आ गया, अब जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा तो 10 की घात -8 सेकंड तक रुकेगा, कितना 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकेगा। फिर ये क्या करेगा, वापस आएगा, बिल्कुल वापस आएगा। जैसे मैंने कहा था पैसे वाला हुआ, गांव छोड़ दिया, फिर एक समय बाद वो पैसा गायब हो गया उससे, क्योंकि पैसा रुकता नहीं है आपको पता है, तो पैसा उससे गायब हो गया। फिर से कहा कि भाई अब मैं गाँव में ही चल रहा हूँ, वहाँ अपने लोग रहते हैं, जब पैसा हुआ तो पता ही नहीं चला कि कैसे लोग रहते हैं। वैसा यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन को जैसी ऊर्जा मिलती है ये अपने घर को छोड़ देता है कि भाई यार मैं पैसे वाला हो गया, कोई नहीं रुक सकता। लेकिन इसकी टाइमिंग कितनी है देखना, 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकेगा, फिर ये वापस आने लग जाएगा। वापस आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा, वापस आते टाइम ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसमें एक निश्चित तरंगदैर्घ्य मिलेगी जो कि रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाएगी। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए रदरफोर्ड की कमियां निकल के आई और इन्होंने बाद में बताया, तो ये कमियां दूर कर दी नील्स बोर सामने। अब देखिए एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को मिली, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा, इतनी देर रुकेगा, वापस आएगा। जैसे ये वापस आएगा तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा भाई, देखिए इस वाले की ऊर्जा जो थी हमने E2 मान ली, इस वाले की जो ऊर्जा थी हमने E1 मान ली, तो इन दोनों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, इन दोनों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि E2 - E1, तो E2 - E1 से जो ऊर्जा बचेगी उसको हमने कहा E, और E क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, यहाँ पे उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी, हेडिंग है, चलिए हेडिंग है, ऐसा कर रहे हैं हम उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, E में से E2 - E1 करेंगे, E2 - E1 करेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, E बराबर h न्यू होता है, ये h न्यू कहाँ से आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, तो h न्यू यहाँ पे हो जाएगा। E2 - E1 करेंगे, न्यू निकालेंगे तो h का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और h का यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। E2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो यहाँ से क्या है आप देखेंगे कि एक निश्चित आवृत्ति मिलती है, क्या मिलती है, निश्चित आवृत्ति मिलती है, और न्यू बराबर क्या होता है, C/λ होता है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आवृत्ति के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी मिलती है, जो कि रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें कि एनवी कक्षा की जो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, और टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजों को देखते हैं। और यहाँ से भी आपके बनता है P/Q, मैंने देखा है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको तो अच्छे से ही देखना। जहां जहां बता रहा हूँ इन टॉपिक से देखा है तो बी यानी इम्पैक्ट पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको एन थीटा बताया ना, प्रकीर्णित कणों की संख्या जो होती है, अल्फा कणों के प्रकीर्णित या विचलन की संख्या जो होती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। और क्या हो गया, और यहाँ से पूछने के चांस रहते हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। आगे देखिए, बोर के अनुसार क्या बताया था, MBR ये कोणीय संवेग NH/2π होता है, बिल्कुल, और FC बराबर FE होता है, यानी ये क्या है, सेंटीमीटर फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया तो कहा था ये आगे काम करेगा, तो यहाँ पर काम करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं एनवी कक्षा की त्रिज्या। तो एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए जो सूत्र होता है, तो सबसे पहले बोर के नियम के अनुसार ये लिख दिया, और FC बराबर ये बराबर होता है, FC और FE बराबर होता है, बिल्कुल होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर निकालेंगे, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 से V की वैल्यू निकालेंगे, तो MR कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से देखिए पहले समीकरण से V निकालेंगे, तो MR को उठा के यहाँ कर देंगे, तो आ जाएगा NH/2π MR आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ V की जगह रख देंगे, और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे। फिर आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद मिलेगा आपको ये भयंकर सा फॉर्मूला, जिसको आप कहते हैं एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र है। क्या होता है, RN, यानी एनवी कक्षा के लिए त्रिज्या का सूत्र होगा N²H²ε0 N²H²ε0/π/m/z²। बात समझ आई। यहाँ से पहले V निकालिए, इस वाले में V की जगह रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, R का मान जो आएगा वही एनवी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, क्या आता है, N²H², क्या आएगा जी, N²H²ε0/π/m/z²। याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आता है, फिर से कह रहा हूँ, N²H²ε0 N²H²ε0/π/m/z² आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो देखिए N²H²ε0/π/m/z² हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ पे Z और N² को अलग कर दूं तो N²/Z आएगा, क्योंकि Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। किसकी बात हुई, हाइड्रोजन की, तो एक रख देंगे, किसी और की बात हुई तो इसकी जगह Z की बजाय, अगर हीलियम की बात हुई तो Z की, जो लिथियम की बात हुई तो Z की जगह 3 रख देंगे। तो Z का मान बदलता रहेगा, क्योंकि ये किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अब N का मतलब होता है कौन सी कक्षा की बात हो रही है, तो एनवी कक्षा की बात हो रही है, इसलिए N हो रहा है। पहली कक्षा की बात हुई तो N की जगह 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा की बात हुई तो 2 रखेंगे, तीसरे की बात हुई 3 रखेंगे,
4 रखेंगे। इस तरीके से n की वैल्यू को रखते चलेंगे। z का मतलब समझ में आ गया कि ये किससे पता चलेगा, तत्वों से, और n का मतलब पता चलेगा सवाल में किस त्रिज्या के लिए पूछा जा रहा है, कौन सी पूछा जा रहा है, पहली दूसरी तीसरी जो पूछा जाए। अब यहाँ पर देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस आधार पर Rn जो है इसकी जगह पर रखेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन जोड़ निकल के आएगा। और किसके लिए है, और हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए या करके लिख देता हूँ, R की जो वैल्यू आएगी Rn बराबर 0.53 इंटू n स्क्वायर, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में ये इतना आएगा, बस इतना सा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। जब भी हाइड्रोजन एटम की बात आई तो n की वैल्यू यहाँ पे हटा देना, वहाँ पे जो पूछा जाए वो लगा देना। जैसे पूछा तीसरी कक्षा में तो n की 3 रखना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का यहाँ पे गुणा कर देना, Rn निकल के आ जाएगा तीसरी कक्षा। चौथी निकालनी है, पांचवी निकालनी है, दूसरी निकालनी है, n की जगह रख देना, आंसर निकल के आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं वेग के लिए। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इन दो समीकरण से ही सारी चीजें होती हैं। अब वेग निकालना है तो पहले समीकरण से r निकालेंगे, क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, तो mb को इधर भेज देंगे और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसे यहाँ पे r की जगह रख देंगे। अब देखिए इसमें से r गायब करना है, जब आपको v निकालना है तो दूसरे समीकरण में से r गायब कर दीजिए, मतलब r की वैल्यू लगा दीजिए। और अगर आपको r चाहिए तो यहाँ पे b को हटाइए और v की वैल्यू लगा दीजिए, किससे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v निकालेंगे, तो v निकालेंगे समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे हम v निकालेंगे तो ये nवीं कक्षा के लिए निकालना है, इसलिए यहाँ पे n लगा देंगे और ये सॉल्व होके आपके सामने आता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन, ये निकल के आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n करके आता है। और जब इसको हम देखेंगे जेड अपॉन n आया तो बी एन जो किस पर निर्भर करता है, बी एन जो निर्भर करता है आपका जेड अपॉन एन पे करता है, बी एन किस पे करता है, यानी एनवीं कक्षा का जो वेग होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास जो वेग होगा वो जेड अपॉन एन से डिसाइड होता है, किससे, प्रोपोर्शन होता है जेड अपॉन एन के। बाकी अगर त्रिज्या की बात करें तो एन स्क्वायर अपॉन जेड से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जेड अपॉन एन आता है, यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड आता है, दोनों में उल्टा है, एन ऊपर आ रहा है एक में और एक में जेड ऊपर आ रहा है। यानी वेग की बात करेंगे तो जेड ऊपर आएगा, एन की बात करेंगे, आर एन की बात करेंगे तो एन ऊपर आएगा, वो भी स्क्वायर में, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा त्रिज्या के लिए, और ये जेड अपॉन एन आएगा वेग के लिए। आवर्तकाल की बात करते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, चाल बड़ा दूरी बटे समय से निकालेंगे, समय बड़ा क्या दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलता है 2πr, और कितना समय लगेगा, वो टी लगेगा, उसी को आवर्तकाल कहेंगे। भाई एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही तो आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल कहेंगे ये 2πr अपॉन कितना वेग था v। अब v का मतलब अगर हम इसी को मान लें तो यहाँ से अगर देखेंगे कि t प्रोपोर्शन हो गया r अपॉन v के, ये तो 2π कांस्टेंट रहेगा। तो आवर्तकाल निर्भर करता है r अपॉन v पर, और r अपॉन v का मतलब, r अपॉन v का मतलब क्या है, v ये है और r ये है। तो जब इसकी वैल्यू आएंगे तो जाएगा n स्क्वायर अपॉन जेड, क्या जाएगा n स्क्वायर अपॉन जेड आएगा, फिर v का लगाएंगे तो जेड नीचे आएगा, n ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा t प्रोपोर्शन n की पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। फिर से समझिएगा, t प्रोपोर्शनल हो गया r अपॉन v के, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं करूं क्या, r की वैल्यू आइए n स्क्वायर अपॉन जेड लगाइए, तो n स्क्वायर अपॉन जेड आ गया जी, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। v कहाँ है, नीचे है, v नीचे है, तो यहाँ पे देखिए जेड अपॉन n करेंगे, जेड यहाँ आ जाएगा, n ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो यहाँ से t निकल के आएगा, t प्रोपोर्शन हो जाएगा n की पावर 3 और जेड स्क्वायर। तो ये आप ऐसे आ सकते हैं कि आवर्तकाल जो है n की पावर 3 अपॉन जेड की पावर 2 के अनुपाती होता है, इससे डिसाइड होगा। बाकी आवृत्ति, आवर्तकाल का कैसा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आवृत्ति क्या होता है, 1/t कर देंगे, 1/t कर देंगे, तो ये जो आपके सामने लिखा है इसको आप उल्टा कर देंगे, यहाँ से आवृत्ति निकल के आ जाएगी। तो वेग निकाल लिया, आवर्तकाल निकाल लिया, आवृत्ति निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। अब इसके बाद बात किसकी करेंगे, इसके बाद बात करेंगे भाई गतिज ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की बातें करेंगे। तो गति ऊर्जा की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है गति ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब ये आपको जो v दिखाई दे रहा है, ये कौन सा v है, जो अभी आप v निकाल के लाए वही v है। ये जो v आपको दिखाई दे रहा है, v क्या है, ये वही v है जो आपने इधर निकाला है। तो यहाँ से v की वैल्यू उठाइए और इसकी जगह शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे 1/2 m ऐसे v की जगह उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो वहाँ पे देखिए स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करना साथ में, तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे लगे 2 का स्क्वायर 4, तो 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है जी। इतना हो गया, तो इतना हो गया तो काम खत्म हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो m e की पावर 4 जेड स्क्वायर ये आ गया, अपॉन में 4 दूनी 8 हुआ, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर n स्क्वायर को अलग कर देंगे, बाकी चीजों को अलग कर देंगे। और जब इसको अलग करेंगे तो इसको इंपोर्टेंट में लिख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा आपको
पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जाता है। तो m⁴/8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कितना आता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और इसको हम RSC के फॉर्म में लिखें तो RSC के बराबर होता है, देखिए m⁴8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम RHC लिख सकते हैं, जिसमें R क्या है? R को हम रेडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है जी, R की वैल्यू होगी। H क्या है? यहाँ पे प्लैंक नियतांक है और प्लैंक नियतांक का मान क्या होता है? 6.6 × 10⁻34 यानी 34, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। और C आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इस तरीके से जब इन तीनों की वैल्यू आएंगे, सॉल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है, जो कि इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? RSC। तो ये आ जाएगा आपका RHC और ये Z²/n²। और इसकी संख्या लगाएंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। K का मान ये आया, लिख दिया। ये किसके बराबर है भाई? इसके बराबर है, इसको उठा के लिख दीजिए। ये किसके बराबर? इसके, तो इसके बराबर लिख दिए। तो K जो सीधा सीधा रखेंगे RHC, K का क्या रखेंगे? K के बाद रखेंगे RHC × Z²/n²। और RHC का मल्टीप्लाई माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इससे ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निर्भर किस पे करता है भाई? तो आप देखें Z²/n² पे। किस पे करता है? काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है Z²/n² पे। अच्छे से याद करेंगे, Z²/n² पे। अब कैसे याद होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले ½ mv² आ रहा है, तो K प्रोपोर्शन हो गया b² के, और b क्या है? यहाँ पे Z/n पे डिपेंड कर रहा है, तो Z² और n², सीधी सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो Z²n², v की बात करेंगे तो Z/n, और यहाँ पे n²/z। तो इसको याद करिए, इससे जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है गति ऊर्जा का दूना होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है गति ऊर्जा का 2 टाइम होती है। वो भी कैसा होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? गति ऊर्जा नेगेटिव, सॉरी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, गति ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती। यार यहाँ पे लिख लेंगे आप नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। नेवर नेगेटिव। तो आप लिखेंगे गति ऊर्जा को नेगेटिव नहीं लेना है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाए, स्थितिज ऊर्जा की बात आ जाए तो नेगेटिव होगी। और कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा? जो गति ऊर्जा होती है उसका 2 टाइम्स होगी। तो गति ऊर्जा आपकी कितनी है? RSC × Z²/n² है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के साथ में 2 का मल्टीप्लाई, ये लीजिए माइनस का 2 × RSC × Z²/n² आ जाएगा। और इसका साथ लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। बाकी आपकी मर्जी है कैसे याद करते हैं, बाकी ये डेरिवेशन है, कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट याद करेंगे फायदा रहेगा। आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा का माइनस के 2 गुना होती है। सीधा सीधा कर देंगे कि जितना भी गति ऊर्जा आपके पास है उसका 2 गुना कर दो, माइनस लगाना ना भूलें। माइनस से आंसर आएगा, क्योंकि PYQ यहाँ से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आते हैं, एक ऐसा सेम ऑप्शन आएगा, माइनस के साथ भी आएगा और प्लस के साथ भी आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, फिर दिमाग लगाना है कि U की बात हो रही है नेगेटिव होगा, K की बात हो रही है पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है? गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जोड़ेंगे तो गति ऊर्जा मान लीजिए है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुई अभी बताया था? गति ऊर्जा का 2 गुना माइनस लगा के, तो 2 गुना कर दो माइनस लगा के, तो यहाँ पे आंसर निकलेगा माइनस के। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी बराबर होगी माइनस के काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होगी? माइनस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। समझ में आ गया क्या ये बातें? किसके बराबर होगी? माइनस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जब भी पूछी जाएगी तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल एनर्जी दी है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव नेगेटिव होती नहीं है। नहीं होती है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये नहीं होता है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लीजिए के को हम पॉजिटिव कर देते हैं। वैसे ये तो सॉल्यूशन करके बताया मैंने आपको। भाई हट जा। तो देखिए होगा क्या, तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी लिख ली इसके माइनस के। तो इसको मैं ऐसे ही लिखाऊंगा, के जो होगा माइनस का टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है जी। अगर इसके रेशियो की बात करेंगे, के और ये टोटल एनर्जी के रेशियो की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1:-1। ठीक है जी। ये PYQ क्वेश्चन है। कैसा है? PYQ यानी पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे इतना छोटा पूछा था, बिल्कुल पूछा जा सकता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए आगे बात करें तो टोटल एनर्जी निकल के आ गया आपका किधर, भाई काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव क्या लगाना है, क्योंकि नेगेटिव इधर आएगा। अब ये के की वैल्यू क्या थी, आर एच सी अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और आर सी का मतलब बताया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो टोटल एनर्जी निकल के आती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी को ई एन भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को ई एन भी लिख सकते हैं। तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो कि आपको ये याद रहता है, इसको आप ऐसे लिखते हैं। और यहीं से याद रखना कि ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, कैसी होती है, नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इतना याद रखेंगे। अब देखिए नेगेटिव का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है और इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अगर आजाद करने के लिए क्या चाहिए, आपको इतनी ऊर्जा दे देनी होगी। तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतनी ऊर्जा अगर प्लस की से दे देंगे, इतनी ऊर्जा अगर इसे प्लस की दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, नाभिक उसे बांध कर नहीं रख पाएगा। चलिए तो ये बात है समझ में आएगी। यहाँ पर नोट में जो चीज यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो निकालेंगे तो जो है इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। टोटल एनर्जी आया तो माइनस का 1/1 आ जाएगा। अगर पहले के लिखा है, क्या लिखा है, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो ध्यान सुनिए, अगर पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी है फिर रेशियो लगाया टोटल एनर्जी का, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर माइनस का 1 लिखेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, टोटल एनर्जी के साथ नेगेटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ नेगेटिव ना लिखें। ओके जी। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हट जाएगी, तो जेड की वैल्यू हट जाएगी क्योंकि जेड का 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कर देंगे एन स्क्वायर, नेगेटिव ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में बहुत काम करेगा ये फॉर्मूला, आप समझिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं आयनन ऊर्जा की, किसकी बात कर लेते हैं, आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो सीधा कह सकते हैं किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा उसे देंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी हम उसे ऊर्जा देंगे वही आयनन ऊर्जा हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के पास E1 ऊर्जा है, आपने उसे कुछ ऊर्जा दे दी, वो ई ऊर्जा दे दी, अब ये जो है बाहर निकल गया, मतलब E2 पहुंच गया, फाइनल पहुंच गया E2 में। तो हमने जो ई ऊर्जा दी है ये कैसे निकालेंगे कि जितनी अब उसके पास है फाइनल एनर्जी माइनस कर दीजिएगा इनिशियल एनर्जी को, तो फाइनल में से इनिशियल कर देना, तो ये जो निकल के आएगी वो जो हमने ऊर्जा दी है वही है, इसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल के हमें कहाँ भेजना है, अनंत में भेजना है, तो अनंत में भेजना है, तो इसलिए हम फाइनल एनर्जी अनंत की लेंगे, और यहाँ पे वो लिखना जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से है। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको भेजना है हमें अनंत में, फ्री कर देना है, तो इसको जितनी भी ऊर्जा आप देंगे इसको फ्री करने के लिए, यानी माइनस है तो इसको फ्री करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, प्लस। समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी एक नेगेटिव की ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है, एक नेगेटिव की, तो आपको अनंत में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव देना पड़ेगा। एक पॉजिटिव देंगे दोनों जुड़कर जीरो हो जाएगा, जीरो होने का मतलब अनंत बन जाएगा, और अनंत में ही क्या होती है, एनर्जी जीरो होती है। अब देखिए निकालेंगे कैसे, डेल्टा ई इन्फिनिटी माइनस E1, डेल्टा ई का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा ई का मतलब क्या है, आयनन ऊर्जा है। तो ई एन का मतलब क्या होता है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये जो इससे निकाल सकते हैं, E1 निकालेंगे यहाँ 1 रखिए, यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी निकालेंगे यहाँ रखिए, इससे आ जाएगा, तो इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई यानी जीरो आ जाएगी। 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, और इससे सॉल्व करेंगे E1 आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि आपको ई इन्फिनिटी और E1 जो कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से करना है, ये वाला और ये वाला कैलकुलेट करना है, इससे करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की अगर बात करेंगे तो इन्फिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी का किसी में भाग देते हैं तो आंसर जीरो आता है, तो ये तो हो गया जीरो। अब बचा ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पर भी 1 करेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल जी प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने से ये पता चलेगा कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देना, ये नेगेटिव होगी, प्लस का देना, दोनों जुड़ के जीरो हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है अनंत पर निकल लेगा। तो हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम परमाणु की आयन ऊर्जा इतनी है, तो हीलियम एटम की आयन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो आप क्या करेंगे, इसी से निकाल लेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो ई एन प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल है भाई, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, बिल्कुल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर मुझे हाइड्रोजन की बात करनी है और बात करनी है हीलियम की, ठीक है, हीलियम की लीजिए कर लिया मैंने, हीलियम लिख दिया। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, ये एन लिखा है तो एन नीचे आ रहा है, यहाँ पे एच लिखा है तो एच कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे कर देंगे एन एच का स्क्वायर, बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हीलियम नीचे आ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे एन हीलियम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दें। अब देखिए यहाँ पे एन है तो इसके सामने जेड स्क्वायर आ रहा है, यानी हीलियम के सामने, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा और हीलियम के सामने हीलियम का स्क्वायर आएगा। ओके जी, इतना कर लेंगे, इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ई एच ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, स्क्वायर करेंगे यही आ जाएगा। अब ये हीलियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीलियम एटम की आयनिक ऊर्जा ज्ञात करिए, तो पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे पहला ही लिखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, पहले ऑर्बिट की बात हो रही है दोनों के लिए, और यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। कितना स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 2। ओके जी, तो अब आपका आ जाएगा ई एच अपॉन एच ई, तो ई एच अपॉन एच ई आएगा, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो आप पाएंगे कि ई एच ई जो आएगा 4 का मल्टीप्लाई करके आएगा ई एच को, ठीक है जी। ई एच को आएगा, अगर ई एच आएगा तो ये आप इतना कर देना भाई। ई एच का होता है हाइड्रोजन की एनर्जी, और हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है भाई, इतनी है। तो इसमें क्या सॉल्व कर लेंगे, और देखिए ये भी पी वाई क्यू है, 4 आएगा क्वेश्चन में, आपको आगे बताऊंगा, नोट कीजिएगा। 4 ऐसे निकालेंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो 14 मल्टीप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ई एच ई को अगर सॉल्व कर लेते हैं, 6 चौके 24 हाथ से लगेगा 2, और 13 दूनी 26 दूनी 52 और 54, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके जी, उम्मीद करूंगा आप इसे समझ चुके होंगे। बाकी जो है इससे ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले में ई जो है किस पर निर्भर कर रहा है। बाकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी पहले ऑर्बिट की कितनी ऊर्जा होती है, दूसरे कितनी होती है, तीसरी कितनी होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए निकालना किससे, फॉर्मूला यही होता है। पहला रखेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 का इसको 1 होगा, यही आएगा। तो पहले की जो के एल एम करके लिखते हैं तो के की आपकी यही रहेगी। 2 की बात करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 आएगा तो 4 का 13.6 में भाग देंगे तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का जब देंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 चौके 16, 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से जो है एनर्जी निकालते चलते हैं। जब एन की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे, नहीं सबसे आखिरी रखेंगे, जब ऐसे इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो आखिरी वाले की कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E1 इतना आएगा, E2 इतना आएगा, E3 इतना आएगा, E4 इतना आएगा, E5 इतना आएगा। और यहाँ से पी वाई क्यू ये पूछा गया है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका अंतर कितना है, मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इसमें अंतर निकालिएगा। और क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वैल्यू जो है मान्य नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं पीवाई को कराऊंगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको साथ में बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका अंतर भी साथ में रखिए कि ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी एनर्जी पॉसिबल है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कौन सा संभव नहीं है। तो इनके अंतर से याद रखेंगे कि इनके अंतर में इतना आ रहा है, और जो नहीं आएगा वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। पूछेगा संभव नहीं है तो आप वो कर देना जो इनके अंतर से नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जब आप 1 रखेंगे तो वो आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे एन की जगह तो वो आएगा, 3 रखेंगे तो माइनस का 1.5 आएगा, 4 रखेंगे तो वो आएगा 0.85। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बना होता है। बस इतना रखेंगे। अब जो देखिए सबसे अधिक ऊर्जा वाला ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, अनंत। क्योंकि अनंत क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाकी सबकी कम है, क्यों है, नेगेटिव है इसलिए। और सबसे कम ऊर्जा वाला ऊर्जा स्तर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि इसमें सबसे कम है। बाकी देखिए थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हो, सबसे पहले किसने बात की इसकी, बामन ने की थी। किसने की थी, बामन ने की थी। तो बामर ने इसकी बात की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब 2 ऊर्जा स्तरों का अंतर निकालेंगे तो अभी बताया था कि फाइनल वाले से, हायर वाले से लोअर वाला, यानी उच्चतम ऊर्जा स्तर की एनर्जी से निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को
माइनस कर देते हैं। और ये कहाँ से निकल के आया था, नील्स बोर का लास्ट वाला पॉइंट बताया था। और गांव वाली कहानी बताई थी, पैसे वाला हो गया, बाहर जाएगा वापस आ जाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे। कितनी देर रहता है, 10 के बाद -8 सेकंड तक रहता है। तो आप जो है यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। भाई ई बराबर क्या होता है, एच नहीं होता, लिख दिया। E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे तो होगा क्या, E1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब E1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ये 1 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल कर दिया है। ओके जी, ये 1 बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने आपको कहा था RHC भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा RHC माइनस का, और ये N2 आ जाएगा, N2 कर दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, माइनस लगा दिया। E1 लिखेंगे तो इसको 1 कर देंगे तो ये माइनस का RHC और ये N1 स्क्वायर बिल्कुल आ गया जी, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि जैसे हमने E2 की वैल्यू हुई तो N2 स्क्वायर हो गया, 1 रख रहे हैं तो N1 स्क्वायर हो गया। अब N के हिसाब से ये बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू भी नेगेटिव और E1 की वैल्यू नेगेटिव, और इनके बीच में पहले से नेगेटिव रहा था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, सही से बताइएगा। कि N1 वाला, तो N1 वाले को हम पहले लिख देंगे, 2 वाले को बाद में लिख देंगे। RHC दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, 1/N1 स्क्वायर और माइनस का 1/N2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब जब आप इतना कर लेंगे तो होगा क्या, देखिए जैसे ही आपने कर लिया, RHC कर लिया। अब H बराबर यहाँ पे H नहीं आ रहा है, न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। RHC में से H और C मर गया तो H और C बनेगा 1 अपॉन लैम्बडा इधर बचा और यहाँ पे R बचा, 1 अपॉन लैम्बडा इधर बचा और इधर R बचा। 1 अपॉन लैम्बडा को हम तरंग संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर तरंग संख्या पूछी है तो आप इससे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इस तरीके से निकल के आएगा इंपोर्टेंट फॉर्मूला। जितनी भी आपको श्रेणी पूछेंगी, लाइमर वाव पासम ब्रैकेट फुंड, ये सारी की सारी श्रेणी जो है आपको इसी से ही सॉल्व करनी होंगी, उसी से ही तरंग दैर्ध्य निकलती है। तो ये तरंग संख्या होता है। अगर कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो 1 अपॉन R की वैल्यू लगभग 911 एंगस्ट्रॉम या 912 एंगस्ट्रॉम मान के चलें, इससे कैलकुलेशन जो है आसान होती है। 915 भी ले सकते हैं, आपको ये देखना है कि वैल्यू एग्जैक्ट कौन सी कट रही है। तो इस तरीके से लगभग करके आप ये कर सकते हैं। अगर मान लिया हाइड्रोजन की बात ना करके किसी और एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर जेड इसका साथ में कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए तो ये आएगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे किसी अन्य एटम के लिए तो जेड स्क्वायर साथ में रखें, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखें। आगे बात कर लेते हैं, चलिए आगे बात करते हैं श्रेणियों की। किसकी बात करते हैं भाई, श्रेणियों की। तो आपको पता है जब भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, सबसे पहले में आता है, तो लाइमन श्रेणी बनती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है N2 से आ सकता है, N3 से, N4 से, N5 से, कहीं से भी आ सकता है, पर आना कहाँ पे चाहिए, पहले में आना चाहिए। तो बनती है लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी में जो ऊर्जा निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने ऊर्जा दे दी, अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे कितना रुकेगा, 10 की घात 5, 8 सेकंड रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। अब ये क्या, ये वापस आएगा तो अंदर से क्या है, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालेगा। और ये जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसी से हमें पता चलेगा कितने लैम्बडा की ऊर्जा निकल रही है या कितनी आवृत्ति की ऊर्जा इससे उत्सर्जित हो रही है। तो उससे फिर हम पता लगाएंगे कि वो दृश्य भाग में या अवरक्त भाग में या परावैंगनी भाग में किस भाग में वो आ रही है। तो जैसे ही हमने क्या किया, लाइमन सीरीज में बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो क्या करता है, यूवी रीजन में आता है। किस में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, यानी परावैंगनी भाग में आता है। चलिए दूसरी की बात करते हैं, बामर में। तो कहाँ पे गिनना चाहिए, N2 कहाँ पे गिनना चाहिए, 2 में गिनना चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से 2 में गिरेगा तो बामर बनेगी। बामर किस में आता है, दृश्य में आता है। जैसे ऊपर से आने वाला तीसरे में गिरेगा तो आपका क्या होगा, लाइमर बामर पास्चन बनेगा। कौन सा बनेगा, पास्चन। तो पास्चन बनेगा, वो अवरक्त में आता है। अगर मान लीजिए इसमें गिरना वाला हो, चौथे में गिरना वाला हो, तो ब्रैकेट बनेगा, फिर यहाँ पे अवरक्त निकलेगा, और इसमें गिरेगा तो फुंड बनेगा या अवरक्त बनेगा। फिर उसके बाद हम्प्री आती है जो आपके काम की ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इन चीजों को देखेंगे, लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड को देखेंगे। पहले में गिरेगा तो लाइमन, दूसरे में गिरेगा तो बामर, तीसरे में गिरेगा तो पास्चन, चौथे में गिरेगा तो ब्रैकेट, और 5वें में गिरेगा तो फुंड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5वें ऊर्जा स्तर में गिरता है, कहाँ से, 6वें 7वें 8वें से, कहीं से भी। पहले में गिरेगा कहाँ से, दूसरे तीसरे चौथे 5वें कहीं से भी। दूसरे में गिरेगा तीसरे चौथे 5वें कहीं से भी गिरेगा। तीसरे में गिरेगा चौथे 5वें 6वें कहीं से भी गिरेगा। तो कुल मिला के ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ईजी चीजें, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। और अब यहाँ पर बामर के लिए थोड़ी सी चीजें और बताएंगे आपको, बामर के लिए थोड़ी सी चीजें और बताएंगे। उसमें क्या होगा,
कि आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। एच अल्फा क्या होता है, एच बीटा क्या होता है, एच गामा क्या होता है। अब देखिए लाइमन श्रेणी की अगर बात करते हैं तो n1 फिक्स होता है। देखिए पहला ऑर्बिट फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या फिक्स रहेगा, पहला। जैसे लाइमन में आने के लिए लाइमन सीरीज तभी बनेगी जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन पहले में आना चाहिए, तभी लाइमन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और दूसरे में गिरेगा तो बामन बनेगा, बामर बनेगा। तीसरे में गिरेगा तो पाश्चिन बनेगा। चौथे में गिरेगा तो ब्रैकेट बनेगा। इस तरीके से यार कि फिक्स है कि यहाँ पर गिरना चाहिए, तभी जाके ये श्रेणी बनेगी। तो लाइमर बनने के लिए n1 की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए 1, और फिर 2 जो है, n2 जो है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। कौन सा भाग मिलता है अभी बताया था, लाइमन के लिए परावैगनी भाग मिलेगा, इसी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए परावैगनी और यहाँ पे दृश्य, बाकी सब में अवरक्त है। कैसा है, बाकी अवरक्त है। तो यहाँ पे कहते हैं तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी से जो अभी निकाला था इसी से ही सारे लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/λ बराबर आर, यहाँ पर लिखेंगे 1/n² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n1 की जगह पर 1 फिक्स कर देंगे, n1 की जगह पर 1 फिक्स कर देंगे। तो कर दिया, ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए फिक्स हो गया। अब ये किसी और के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ लाइमन श्रेणी के लिए काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर सकता है, n2 बराबर 2 से भी गिर सकता है, इन्फिनिटी से भी गिर सकता है। तो आखिरी कहाँ से गिर सकता है, इन्फिनिटी से। और शुरुआत में कहाँ से गिर सकता है, 2 से। भाई पहले में आना है, तो पहले में आने के लिए कोई चीज यहाँ तो दूसरे से गिरेगी या आखिरी वाले से गिरेगी। तो हम दूसरे के लिए और आखिरी के लिए तरंग दैर्घ्य निकालते हैं। n1 को 1 फिक्स कर देते हैं, n2 बराबर 2 पे देखेंगे और n2 बराबर इन्फिनिटी पे देखेंगे। जब 2 पे देखेंगे तो लैम्डा वैल्यू आती है 1216 एंगस्ट्रॉम, लगभग में है ये सारी चीजें। और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो इसका आता है 912 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखेंगे ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा और ये कम है, तो ये सबसे बड़ी है। लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य इतनी होती है और लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्फिनिटी से जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो तरंग दैर्घ्य कम आएगी, और अगर पास से गिरेगा तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा आएगी। यानी ऊपर से जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने ऊंचे जगह से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने ऊंचे ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो होगा क्या, उतनी ही कम तरंग दैर्घ्य मिलेगी, उतनी ही कम तरंग दैर्घ्य मिलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आता कैसे, ये कैसा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/λ आर, यहाँ 1 की जगह तो 1 ही रखेंगे। दूसरे से बात करते तो यहाँ पर देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4, तो 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 1 यानी 3/4 आ जाए, तो 1/λ वैल्यू आ गई, 1/λ वैल्यू आ गई 3r/4। इसको उल्टा कर दीजिए, 4/3r आएगा। मैंने बताया 1/r, 4/3 ऐसे का, 1/r को हमने अलग कर दिया। और 1/r की वैल्यू जो लगभग 912, 913, 914, 915 लगभग में लगा देंगे, जिससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे हर कितना है, 3 है, हर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 912 लगाएंगे तो 3 जो है 912 को आराम से काट देगा। तो इसको काट दिए, 3 का 3 और 3 चौके 12, लगभग 304 बार कट के आ रहा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर पाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लें इन्फिनिटी के लिए, तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 फिक्स कर देंगे, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी फिक्स कर देंगे। आसान है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1/λ बराबर r आएगा। और r की वैल्यू मैंने आपको बता दी 912, 913, 914, 915 लगभग में लगा सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकल के आता है। ऐसे ही हमें बामर के लिए करना है, ऐसे ही हमें लाइमन के लिए करना है। ऐसे लाइमन कर दिया हमने, बामर के लिए करना है, पास्टन के लिए करना है, ब्रैकेट के लिए करना है, फुंड के लिए करता है। तो बामर के लिए करेंगे तो n1 की वैल्यू 2 फिक्स हो जाएगी, बाकी यहाँ पे एक बार 3 रखेंगे और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे। उस आधार पे आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे 5 क्षण में n3 फिक्स कर देंगे, n2 की जगह एक बार 4 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे और ये रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य मिलके बाहर निकल आएगी। अब ब्रैकेट की बात करेंगे तो ब्रैकेट पे n1 4 होना चाहिए फिक्स, और फुंड की बात करेंगे तो n1 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसके बाद देखिए 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो 6 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे n2, n1 अगर फिक्स कर दिया 4 तो समझ जाना ब्रैकेट में आएगा। तो लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फुंड, सॉरी लाइमर, बामन, बामर कहते हैं। तो पहला होगा लाइमर, दूसरा होगा बामर, तीसरा होगा बताइए पास्चन, चौथा होगा ब्रैकेट और फिर होगा फुंड। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरीके से याद करेंगे। क्रम याद कर लेना, क्रम से ही हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट और पांचवा फुंड। तो चौथे ब्रैकेट की बात हो रही है तो n1 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और यहाँ पे फुंड की बात हो रही है तो n1 5 होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, लाइमन के लिए कितना किया था हमने, n1 1 किया था। बामर के लिए बात करते हैं तो n1 देखिए 2 हो जाएगा। पास्चन के लिए बात करते हैं तो n1 3 फिक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट के लिए बात करते हैं तो N1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कुंड की अगर बात करते हैं तो N1 5 हो जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो फॉर्मूलों में क्या चेंज करना है, जो N1 की जगह आ रहा था उसे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 4 रख देंगे और इसी की जगह यहाँ 5 रख देंगे, बाकी N2 को ऐसे ले लेंगे। N2 क्या होगा, इससे ज्यादा संख्या, तो 4 से ज्यादा क्या होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो एक बार 5 रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, इस आधार पर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, तरंग मिल जाएगी, छोटी और बड़ी। ऐसे यहाँ पे 5 फिक्स हो गया तो N2 की वैल्यू 6 रख सकते हैं, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 6 रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, ये मिल जाएगा। तो बड़ी और छोटी यहाँ पर भी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से सीढ़ी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी जो बता रहा था कि बाद में बताऊंगा वो ये है एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा क्या होता है। तो जब भी कोई भी N2 से 2 में आए, N बराबर 3 से 2 में आए, N बराबर 4 से 2 में आए, और N बराबर 5 से अगर किस में आए, 2 में आए, तो 2 में कौन सा बनता है, बामर बनता है। क्या बनता है, बामर। तो बामर में क्या होता है, अगर 2 में अगर 3 से आ रहा है तो एच अल्फा मिलेगा, 4 से आ रहा है तो एच बीटा मिलेगा, 5 से आ रहा है तो एच गामा मिलेगा। तो एच अल्फा बीटा गामा मिलता है, किसके लिए मिलता है आपको, ये बामर के लिए मिलता है। ध्यान रखें, एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा की रेखाएं बामर में मिलती हैं। किस में मिलती हैं, बामर में मिलती हैं। इतनी बातें क्लियर हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या आपको आते हैं। ये सारे के सारे आपके पीवाई में। क्वेश्चन पहला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिज्या r की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, दोनों के बीच कूलम बल F है। तो F का मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए कूलम के अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है जी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इसका मतलब नाभिक ई होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होगा, नाभिक का आवेश जेड ई होता है। बिल्कुल ऐसा ही फिट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नाभिक का आवेश आ जाएगा जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा ये। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक लिख लीजिए, और अपॉन कर देंगे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इतनी बात है। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जेड ई स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर कर देंगे। ओके जी, अब इसे देखेंगे कहाँ पर ये दिया है, ऐसा कुछ दिया है नहीं, देखिए कैप में दिया है। अब कैप क्या है, यहाँ पे एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है आपका, होता है वेक्टर अपॉन मोड में वेक्टर लिख दीजिए, या ये आपका सदिश और अपॉन इसका प्रमाण लिख दीजिए। चलिए कर लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कैप आना चाहिए। तो कैप आना चाहिए, तो एफ की जब बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब ये कितना आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जेड ई स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर कैप की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आर कैप की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर और अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा आपका, आर स्क्वायर बचा। इसको करेंगे तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे जेड ई स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा आर की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर। क्या आ जाएगा, वेक्टर लगाना है, कैप नहीं, कैप तो हट जाएगा। कैप क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर अपॉन उसका प्रमाण, जो वेक्टर लेंगे उसका प्रमाण कर देंगे। इस तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा इसको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू देखते हैं, के में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो थोड़ा सा और इसे मैं आगे कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के, और ये आ जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और ये आर वेक्टर। ठीक है जी, इस तरीके से आप करेंगे तो के जेड ई स्क्वायर, और किसकी बात हो रही है, देखिए हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो जेड की वैल्यू 1 रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। चलिए तो इसको भी हटा दीजिए, जेड की वैल्यू 1 रखिए हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन जेड 1 रख देंगे। चलिए आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा आर वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ रखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, तो के ई स्क्वायर अपन आर की पावर 3। तो देखिए ये स्क्वायर वाले तो मर जाएंगे, आर की पावर 3 वाले होंगे। यहाँ तो अब आंसर ये होगा या ये होगा। अरे यहाँ पे कैप दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वेक्टर कर लेना। यहाँ पे क्या है, आप वेक्टर कर लेंगे। चलिए यहाँ पे वेक्टर कर लीजिए, वेक्टर कर लीजिए, बस आंसर मैच खा जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे वेक्टर कर लेंगे। तो इस आधार पे जो है ऑप्शन नंबर आप इसको चुन लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा कि जब m द्रव्यमान का कोई अल्फा कण v वेग से चलते हुए जेडी आवेश वाले भारी नाविक पर बमबारी करता है, तो नाविक से उसकी निकटतम दूरी m पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया था निकटतम दूरी में होता क्या है, जैसे ही अल्फा कण जाता है नाविक के पास में, तो उसकी गति ऊर्जा किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी, ये बस याद कर लीजिए, आप फॉर्मूला आराम से बना लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर निर्भर करती है, पोटेंशियल, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे नाविक का
और इंटू अल्फा कण का, बिल्कुल ठीक है, और बीच की दूरी, ठीक है जी। तो आ जाएगा 1/4πε0, ये आ जाएगा 2z, क्या आ जाएगा 2z, और ये ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे आर नॉट कहेंगे, ठीक है ना, निकटतम दूरी को आर नॉट से दिखाएंगे, क्या आ जाएगा। अब मैं आर नॉट की अगर बात करूंगा तो 1/4πε0, बिल्कुल ठीक है जी, 2z² अपॉन के आ जाएगा। अब इससे आप पाएंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है तो नाभिक से उसकी निकटतम दूरी m पर निर्भर करती है, किस पर करती है भाई, 1/m² पर करती है, m² यानी m के हिसाब से करना, चलिए m के हिसाब से कर लीजिए, तो k बराबर लगा देंगे 1/4πε0 ऐसे रहेगा, 2ze² ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे कर देंगे हाफ mv², क्या कर देंगे हाफ mv², ठीक है जी। और सॉल्व कर लेता हूँ आगे, तो आर नॉट जो निकल के आ जाएगा 1/4πε0 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। आगे देखेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा 4ze² आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा mv²। तो ये जो है आप निकल के इस फॉर्मूले को m के टर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा दिया है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² लगाएंगे, तो इसको आर नॉट को आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आर नॉट जो है सीधा सीधा प्रोपोर्शनल, अगर इससे पूछा जाए तो 1/k आएगा, और इससे पूछा जाए तो k क्या होता है हाफ mv², तो यहाँ पे m आएगा। दोनों फॉर्मूले से में कुछ भी देखिए, चाहे तो देखिए इस वाले से देखिए तो ये आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा, और किस किस पर निर्भर करता है आपको सीधा सीधा निकाल के देता हूँ। आर नॉट निर्भर करेगा 1/k पर, बिल्कुल करेगा, और किस पे करेगा भाई, ये आपका करेगा m पर, बिल्कुल करेगा, और किस पे करेगा ये आपका 1/v² पे करेगा, बिल्कुल करेगा, और इसके करेगा भाई ऊपर z आ रहा है तो यहाँ पे z पे करेगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है आपको 1/m, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर लेंगे। इसमें बताइए कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से आपको क्या करना है फॉर्मूला देखना है, अगर फॉर्मूला देख लिया तो आप आराम से कर पाएंगे, उम्मीद करूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे आपके कंप्लीट जल्दी से। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एक अल्फा नाभिक आवेश जेडी, ऊर्जा का एक अल्फा नाभिक आवेश जेडी के भारी परमाणु लक्ष्य पर बमबारी करता है, तब अल्फा कण नाभिक के लिए निकटतम दृष्टिकोण की दूरी अनुपातिक होगी। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी था, बस भाषा को थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस पे करता है, 1/v⁴ है, कहीं 1/v⁴ नहीं है, स्क्वायर है, तो ये तो गया। अब यहाँ पे देखिए b² सीधा है नहीं है, 1/z है नहीं, ऑप्शन नंबर सी का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि 1/m मैंने अभी आपको बताया था, तो सीधा है, रिपीट है बस 2010 में, और ये देखिए 2016 में, तो इस तरीके से ये रिपीट कर दिया गया भाषा को बदल के, तो इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये देखिए वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आप जो सीधा सीधा रखेंगे 4en के बराबर आएगा। देखिए कहाँ पे था क्वेश्चन, ये कराया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपसे कहा था कि इसको तो है आप डायरेक्ट याद करेंगे कि 4en के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कहाँ कहा था, चलिए याद नहीं आ रहा है, बाकी जो है आपको हम सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आया था ऐसा, तो मैंने कहा था इस तरीके से सॉल्व कर लेना, लास्ट में 4en आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया है। आप इसे देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए तो समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एनवी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En है, तब एकल आयन थे हीलियम परमाणु की कक्षा n में कितना होगा, तो अभी सॉल्व करके बताया था, क्योंकि जो En होता है ये होता है -13.6 अपॉन n², ये हाइड्रोजन के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉर H एटम, ठीक है नहीं, H एटम की बात हो रही है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीधा सीधा, क्योंकि ये हीलियम की भी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई, हीलियम की भी बात कर रहा है, तो हमें जेड भी लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन एटम को हटा दें, तो किसी के लिए भी अगर हमें यूज करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो -13.6 इंटू बताया था Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना ना भूलें, क्योंकि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो -13.6 इंटू Z² अपॉन n² निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे कि En जो है किस पर निर्भर कर रहा है, En निर्भर कर रहा है Z² अपॉन n² पर, ठीक है जी। अब मैं जो है एक बार करता हूँ बात किसके लिए, हीलियम के लिए कर दीजिए, एक बार करता हूँ हाइड्रोजन के लिए, बिल्कुल कर देते हैं। तो यहाँ पे हीलियम की जब बात करेंगे, देखिए उल्टा हो रहा है, ये n यहाँ है तो n यहाँ, ये n है, ये क्या है n है, ये जो है n है, आप इसे h ना समझिए, ये यहाँ पर क्या है n है, चलिए कर लिया। अब देखिए Z तो ऊपर ही आएगा, तो ये हीलियम के लिए आएगा, बिल्कुल ठीक है जी, Z ऊपर आएगा, n नीचे कर देंगे, तो ये हीलियम का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। हीलियम के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड हाइड्रोजन का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे NH हाइड्रोजन का आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। हाइड्रोजन की पहली कक्षा की बात करेंगे, है ना, nवीं कक्षा में, तो nवीं कक्षा में बात कर रहा है तो nवीं कक्षा का तो n ही लिखेंगे, 1 क्यों लिखना है, n ही लिखेंगे। चलिए n की बात करेंगे तो n स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर भी nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं तो n स्क्वायर लिख देंगे और जेड का हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इससे ये स्वाहा और ये तो 1 ही है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो अगर मैं EH निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एनर्जी ऑफ हीलियम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ई हाइड्रोजन, 4 इंटू ई हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 4 इंटू हाइड्रोजन मतलब ई को हम इधर भेज देंगे, 4 के बराबर ही तो आया है, आप इसे देखेंगे तो यही तो आया, ये इतना और ये इतना, इसको इधर भेज देंगे तो 4He आ जाएगा। 4He का मतलब यहाँ पे EH है, EH का मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 4 इंटू जो आपको दी है। अगर यहाँ हम बात करेंगे अगर 1 की, तो ये 1 ये 1 तो ये इतना आ जाएगा। तो अगर संख्या दी होती तो 13.6 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्यों नहीं दिया है तो यहाँ पे EN कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस तरीके से 4th का A कर देंगे। समझ में आया क्या, इस तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बताइए। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ये नीट 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पहली कक्षा n=1 की त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो आपसे पूछा किस में, तो ये आपसे किस में पूछा कि n=1 की त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है Z²/n²। ओके जी। अब यहाँ पर ये कम किसका होगा, कम किसका होगा जी, कम किसका, अगर इसको कम करना है तो जेड को कम करना पड़ेगा भाई, ई को कम करना है जेड को कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एन की वैल्यू तो फिक्स कर दी ना। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पहली कक्षा n=1 की त्रिज्या न्यूनतम होगी, तो त्रिज्या को न्यूनतम करना है, एन की वैल्यू फिक्स कर दी है, 1 कर दी है, तो आपके पास लिथियम हो गया, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो जेड के बराबर कितना आएगा, 3, यानी लिथियम किस पे आता है, 3 पे, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हो गया। एकल आए तो हीलियम क्यों देंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया। अब देखिए ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या होता है, ये आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक होता है। तो यहाँ पे समस्थानिक होता है तो ये आप जेड की वैल्यू 1 मान सकते हैं, हाइड्रोजन में भी आप 1 मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आपको कम चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए। तो न्यूनतम करने के लिए जेड की वैल्यू कम होनी चाहिए, न्यूनतम पहली कक्षा में त्रिज्या होगी। एक बार देखिएगा, दोबारा देखते हैं, Z²/n², बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा 2 गुना आयनित हीलियम निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पहली कक्षा n=1 की त्रिज्या न्यूनतम होगी, न्यूनतम पूछा गया है। तो न्यूनतम करने के लिए जेड कम होना चाहिए और जेड कम होना चाहिए, तो इसमें जेड किसका कम होगा बताइए जल्दी से बताइए, जेड कम होना चाहिए, जेड किसका कम है, कर पा रहे हैं, त्रिज्या, क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, यानी हम जो है एनर्जी लगा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या लगाएंगे, सॉरी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है कैसे दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी पूछता तो सी और डी दोनों ही सही हो जाते, लेकिन जो है एनर्जी नहीं, आपको त्रिज्या पूछा गया, तो त्रिज्या का फॉर्मूला आएंगे तो RN बराबर क्या होता है, n²h²ε0/πm/ZE² होता है, ठीक है जी, ये होता है ये। तो RN निर्भर कर रहा है किस पर, 1/z पर, बिल्कुल ठीक है जी। तो Z जितना ज्यादा होगा R उतना कम होगा, Z जितना ज्यादा होगा R इतना कम होगा, तो ये होगा Z किसका ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर A का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो बाई मिस्टेक यहाँ पर जो है गलती से यहाँ पर त्रिज्या की जगह ऊर्जा दिमाग में आ गई थी, इसलिए आपके 2 ऑप्शन सही बैठते हैं, 2 बैठते तो यहाँ पे गलती है, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, तो इसलिए एक बार दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या पूछा गया, त्रिज्या का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n²h²n²h²ε0/πm/ZE² लाएंगे और RN को देखेंगे तो Z का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस आधार पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणुओं का बोहर मॉडल 2004 में पूछा गया, बोहर मॉडल किसकी बात करता है ये आपको बताना है। तो मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग परिमाणित है, आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण का उपयोग करता है। भाई बोहर की बात हो रही तो आइंस्टीन बाबा कहाँ से आए, हटाइए। तो परमाणुओं के लिए निरंतर ऊर्जा स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी करता है, सभी प्रकार के परमाणुओं के लिए समान उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी नहीं होता, भाई समान तो नहीं होता, ऊर्जा अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो अब आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है, एक एक करके अच्छे से पढ़िए। तो परमाणु के लिए निरंतर ऊर्जा स्पेक्ट्रम की बात कर, भाई सतत की बात करता नहीं, ये तो गलती थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की, इन्होंने सही किया था, इन्होंने रेखीय बताया था। तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए बचता है, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, n1 = 1 होता है और यहाँ पर n1 = 2 होता है, तो इसको कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था इसको कहते हैं, उत्तेजित अवस्था, ध्यान सुनिएगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था ये होती है।
तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी दी है, तो कुल ऊर्जा इतनी दी है, इसका मतलब ये आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे n स्क्वायर कर दूंगा, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर En की बात करेंगे तो -13.6 और 2 का स्क्वायर 4, और इसे सॉल्व करूंगा तो 4 ये आपका 12 आ जाएगा, एक बचा 4 छोड़े 16 दशमलव यहाँ लगाइए, तो ये आ जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल ठीक है जी, यही कह रहा है, वही दिया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो है बात सही है। प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होता है, n1 बराबर 2 को प्रथम कहेंगे, n1 बराबर 3 को द्वितीय कहेंगे, फिर n बराबर 4 को अगला, फिर उसको अगला, फिर उसको अगला, इस तरीके से। तो यार कि कहाँ से उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट जो स्टार्ट होती है वो n बराबर 2 से होती है, पहले से नहीं होती है। अब देखिए, तो ये कह रहा है कुल ऊर्जा इतनी होती है, इस अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा बता दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा बता दीजिए, तो फिर से देखिए आपको जो दिया है En की वैल्यू दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, बिल्कुल ठीक है। ध्यान सुनिएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करेंगे, उसे निकालेंगे। इससे बढ़िया सीधा सीधा करिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी के बराबर होती है, वो भी नेगेटिव होती है, बिल्कुल होती है। और टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या दी है, कुल ऊर्जा ही दी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मतलब En दिया है, तो ये लगा दीजिए, आंसर लगाइए इसका, ये आ जाएगा माइनस और माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी चुनना है, इस तरीके से कर पाएंगे, सीधा सीधा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको याद रखना, मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और क्या करना है, आपको टोटल एनर्जी में रिलेशन रखना है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का दोगुना होती है पर ऋणात्मक होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। इस बात को याद रखना है और इस तरीके से इसको सॉल्व करके जाना है। तो 7 का जो है आप बी चुनेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ चुके होंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, उसमें क्या है आपको कमेंट करना रहेगा कि आप उसे कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिल्कुल है। जमीनी अवस्था में, जमीनी अवस्था का मतलब क्या होता है, n-1 की बात हो रही है, तो ये ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु फोटोन की ऊर्जा इतनी दी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। कितनी दी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। किसकी दी है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है जी, अब आगे कह रहा है जमीनी अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु फोटोन की ऊर्जा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मोनोक्रोमैटिक विकिरण से उत्तेजित होते हैं। बोहर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या बताइए। तो ये जो रेखाओं की संख्या निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, n(n-1/2 करके निकालते हैं। जब भी आपको निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है जी, ये आप ऐसे निकालेंगे। अब पहली बात ये है कि आपको n ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, आपको n ढूंढना होगा। ठीक है जी, n ढूंढना होगा। चलिए n ढूंढते हैं। n ढूंढने के लिए आपको जो जो चीजें दी हैं पहले वो लिखेंगे, जो जो चीजें दी हैं उसको आप दिया है में लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण क्षमता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। क्या दी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। आयनीकरण क्षमता को निकालते कैसे हैं, ये मैंने बताया था कि डेल्टा ई जो है यहाँ पर निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब कौन सा फाइनल और कौन सा इनिशियल, कौन सा फाइनल और कौन सा इनिशियल, तो अनंत वाले को हम क्या मानते हैं, फाइनल, और ये इनिशियल। अब हमें क्या करना है, इस आधार पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, चीजों को चेंज करना है। तो देखिए आपको दिया 12.1 इलेक्ट्रॉन जमीनी अवस्था में, यानी E1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, जमीनी अवस्था में दिया है, इसका मतलब आपको ये वैल्यू को लेना है 12.1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जमीनी अवस्था के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वापस, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके जी, और कितना दिया है, कह रहा आयनीकरण क्षमता 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर जो दिया है आपको E1 का वैल्यू दिया है 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है, E1 का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे E1 कि E1 जो दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है जी, इतना कर लेंगे, प्लस है माइनस है, प्लस है। अब ये दिया है, आप क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू आएंगे, कहेंगे कि इन्फिनिटी है तो जीरो कहाँ से आ जाएगा, इन्फिनिटी है तो जीरो कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो क्या नाम है, आयनीकरण जो क्षमता है इससे निकालते हैं इन्फिनिटी के लिए। अब क्योंकि इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इसको क्या हम चेंज कर देंगे, किससे चेंज कर देंगे, किसी भी वैल्यू को ले लो। हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एन मान लिया है। क्या मान लिया, एन मान लिया। अब इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से करेंगे हम En निकालेंगे। En निकालेंगे तो आ जाएगा डेल्टा ई
और माइनस का कर देंगे E1। ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। EN निकालेंगे तो ये कर देंगे, यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। जमीनी स्तर पर दिया है आपको 12.1 दिया है, कितना दिया है, 12.1 दिया है। और यहाँ पे EN निकालेंगे तो डेल्टा E और E उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाना चाहिए। क्या समझ चाहिए, प्लस का हो जाना चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक दी है। यहाँ पर जो है ये E1 जो है आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्या समझ चाहिए, नेगेटिव। जमीनी कह रहा ना, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण क्षमता इतनी होनी चाहिए, आयनीकरण क्षमता। नेगेटिव होगा तो देखिए नेगेटिव से करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से अब निकालूंगा तो EN जो आ जाएगा इसको इधर कर दीजिए तो डेल्टा E प्लस E1 कर देंगे। डेल्टा E का मान आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इसको इतना कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 1, दशमलव लगा देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा एनर्जी का। माइनस के 13.6 में से 12.1 को उठाएंगे तो माइनस का 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब ये किसके लिए होता है तो यहाँ पे EN का फॉर्मूला आएंगे और यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे। भाई किसके लिए होगा तो EN का फॉर्मूला क्या होता है, ये लगा देंगे माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N स्क्वायर बराबर कर देंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस मर जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा N स्क्वायर बराबर 13.6 अपॉन 1.5, दशमलव हटा दीजिए तो 136/15 आ जाएगा। अब देखिए 15 निम्मा 135 तो लगभग जो 9 के बराबर आ जाएगा, लगभग 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम N स्क्वायर निकालेंगे तो किसके बराबर, 9 के बराबर। तो N कितना आ जाएगा, 3। तो N की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ रख दीजिए तो 3 गुणा 2/2 तो इससे ये मर जाएगा, आंसर जो है 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चुन लेंगे ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा सा वहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन का कुछ ना कुछ गड़बड़ दिया है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की जमीनी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, देखिए यहाँ पे दिया ना और यहाँ पर भी दिया था, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण क्षमता थी। हाँ ये प्लस ही आएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जमीनी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी दी है, पहली उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो हाइड्रोजन परमाणु की जमीनी अवस्था में दिया है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। चलिए लिखिए, ये E1 दिया है आपको माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जमीनी अवस्था में। पहली उत्तेजित अवस्था यानी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, पहली उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली उत्तेजित अवस्था। तो पहली उत्तेजित अवस्था इतना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निकालनी है। गति ऊर्जा निकालने के लिए आपको टोटल एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी ये होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हाइड्रोजन की बात हो रही है N स्क्वायर करेंगे। N स्क्वायर का मतलब ये यहाँ पर माइनस का 13.6 और ये लिख देंगे आप 2 का स्क्वायर 4 तो EN निकल के आ जाएगा 4 12 और 4 चौके 16, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब निकालनी है आपको काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होगी माइनस का EN के बराबर होगी, जिसको हम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, तो ये जो है इतना जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी को चुनाव कर लेंगे। ये पहले जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपको टोटल एनर्जी दी हो और काइनेटिक एनर्जी निकलवाई, टोटल एनर्जी दी हो काइनेटिक एनर्जी निकलवाई, तो आपको करना क्या है उसमें, सीधा सीधा बात है कि जो जितना भी आपका टोटल एनर्जी यानी EN की वैल्यू आए उसमें से नेगेटिव साइन को हटा देना, काइनेटिक एनर्जी बन के निकल के बाहर आ जाएगा। ओके जी, इस तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये आ गया, हाइड्रोजन परमाणु की जमीनी अवस्था ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इसका इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, N बराबर 2 की बात कर रहा है, तो इसकी उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी। देखिए आप इसे खुद से कर पाएंगे, इसका खुद से करना पहले जैसा ही दिया है, इसमें बहुत ज्यादा आपको इधर उधर सोचने की बातें नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, दिमाग लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जमीनी अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा आपको इतनी है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में हीलियम आयन की ऊर्जा कितनी होगी। ये भी आप कर पाएंगे, पहले जो कराया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है जैसा कि आपको कराया था। या तो आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन निकालेंगे फिर हीलियम निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे और अनुपात करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। कितना आता है उसका, 13 चौके 52, ये देखिए यहाँ पे कराया था, बिल्कुल ऐसा ही है। 9वीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा EN है, मतलब वहाँ पे वैल्यू दी है और किसकी पूछा गया था आपको, हीलियम की पूछा गया था। तो हीलियम की पूछा गया तो 4 EN आ रहा है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए EN की जगह ये दिया है और प्रथम उत्तेजित अवस्था में He+ आयन की ऊर्जा बता दीजिए।
तो यहाँ पे हीलियम की पूछा गया, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल पहले ऐसा आ रहा है और पहले ऐसा आ रहा है, तो आप कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि He की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है। तो आप इसको भी कीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को अप कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर पाएंगे उनको आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी आपको हम यहाँ पे लगातार बता रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नई टाइप का क्वेश्चन 2010 में दिया है। क्वेश्चन ने पूछा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n=3 से जमीनी अवस्था n=1 में पहुंच जाता है। भाई कहाँ से आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, और 1 में आने के लिए कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन सीरीज बनती है। अगर आपको यहाँ पे पूछता है तो क्या प्राप्त होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है ये सारी की सारी ऊर्जा जो है, कौन जाता है। यदि सामग्री का कार्यफलन दिया है तो रोकने की क्षमता कितनी होगी आपको ये बताना है, रोकने की क्षमता कितनी होगी ये बताना है। तो आपको क्या करना है भाई, कहाँ से आ रहा है, तीसरे में से इसमें आ रहा है, तो तीसरे में से घटा देंगे किसको, पहले में आ रहा है बिल्कुल घटा देंगे, यहाँ पे जो मिलेगा डेल्टा ही मिलेगा, उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी वो इतनी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में कितनी आती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तीसरे की बात करेंगे तो भाई E3 कितना आएगा, ध्यान से बताइए, 3 लिखेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 1 कर देंगे, बचेगा यहाँ पे, तो 9 का 9, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बचेगा 4, 9 पंजे 45, तो लगभग इतना आता है, बिल्कुल ठीक है। E1 की बात करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इतना होता है। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट काम कर जाएगा। अगर डायरेक्ट याद नहीं करेंगे तो आप जो है सीधा सीधा आप इन्हें इस वॉल्यूम में रखेंगे, n का मान रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे लगाते हैं, इसमें रखते हैं, तो तीसरे का आ गया -1.51, फिर -E1 का वैल्यू आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में आएंगे तो -1.51 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13.6 प्लस का है 1.51 जो है आपका नेगेटिव का है, सॉल्व करिए, इसमें से इसको घटाएंगे क्या, ठीक है ना, तो इसको घटा देंगे भाई, 13.6 में से यहाँ पे कर दीजिए, तो 1.5 को घटाना है, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 12.09 आ जाएगा डेल्टा E का मान, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे 0.9 को लगभग मान सकता हूँ क्या मैं, डेल्टा E को अगर मैं लगभग कर दूं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है, इतना कर देंगे। क्वेश्चन में और क्या दिया है आपको, कार्यफलन दिया है, तो यहाँ पे लेंगे, दिया है कार्यफलन क्या होता है, W या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, ये आपको वैल्यू दी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्वेश्चन में पूछा है तो रोकने की क्षमता क्या है, रोकने की क्षमता स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी नोदी विभव का मान आपसे पूछा गया है। तो आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे। होता क्या है, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था भाई, आइंस्टीन साहब ने कहा था कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो कार्यफलन और गति ऊर्जा में बदल जाती है। फोटोन की जो ऊर्जा है किस में जाती है, कार्यफलन में, और गति ऊर्जा बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ से K निकालूंगा तो ये आ जाएगा E माइनस का W आ जाएगा। अब E क्या होता है, जो आपने ये निकाला यही तो ऊर्जा उससे हो रही है, तो इसी को हम E कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, E कहेंगे, ठीक है जी। तो ये लगभग कितना दिया है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ओके जी। इसको उठाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो K ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस कर देंगे। W का वैल्यू कितना दिया है आपको, W दिया है 5.1 दिया है, तो 5.1 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करिए भाई, सीधा सीधा मैं 5 ही मान लूंगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 7 कितना होगा, 12 हो जाएगा, लगभग में मान के चल रहे हैं, ताकि जो आंसर जो हमारा पूरा पूरा आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो K की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और K बराबर क्या होता है, EV नॉट होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से E मर जाएगा, तो V नॉट का वैल्यू 7 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट, अप्रॉक्स में ले लेंगे तो 7 वोल्ट जो है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 7 वोल्ट आ जाएगा लगभग में। देखिए क्वांटिटी की अगर बात आएगी, यहाँ पर 7 में ही सारे दिए होते हैं, तो फिर हम इसे थोड़ा सा चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर डेसिमल की लगभग में बात आ रही है, ये जो है ना यहाँ पे, ये जो माइनस करने के बाद ये आ रहा है डेसिमल का 2 डिजिट, तो आप इसे लगभग मान सकते हैं। अगर ये वैल्यू कुछ होती तो लगभग नहीं आता, ये 0 आ रहा है, इसलिए 0 को हम पूरा का पूरा लगभग में 12 ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी यूज हो गई है, और वो जो ऊर्जा निकल के आती है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा कि आपको याद रखना है कि ये जो E होती है ना, फोटोन की ऊर्जा, ये फोटोन की ऊर्जा वही होती है जो इनके अंतर से आती है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर को जो उठाएंगे, उसमें से जो ऊर्जा बनेगी वही फोटोन की ऊर्जा मानी जाएगी, और उसी को जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिए। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक फोटोन के लिए संभावित ऊर्जा नहीं है। तो आपको ये बताना है, देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले E1 निकालेंगे,
E1 निकालेंगे कितना आता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है जी। E2 की बात करेंगे तो 4 आता है, 4 या 12, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है जी। E3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। E4 की बात करेंगे तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। अब क्या करना है, ये वही क्वेश्चन है कि इन दोनों का अंतर देखिए, फिर इन दोनों का अंतर देखिए, फिर इन दोनों का अंतर देखिए, ऐसे अंतर देखिए। तो जिस अंतर में जो जो चीजें मिलेंगी वो ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा, तो वो तो आंसर होगा नहीं, तो वो संभावित नहीं है। तो इस अंतर के बाद इन दोनों का अंतर देखिए क्या आएगा, इन दोनों का अंतर देखिए क्या आएगा, इन दोनों का अंतर देखिए क्या आएगा। तो ये देखने के बाद जो जो आपको मिल रहा है मैच कर लीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन तो मैच खाएंगे, जो ऑप्शन मैच नहीं खाएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कह रहा है संभावित ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा भाई, सी मिल जाएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। तो 13 का जो है आप सी कर देंगे, 13 का क्या कर देंगे, सी कर देंगे। अब बात करते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है 14। जब हाइड्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से जमीनी अवस्था में कूदता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था का तो फिर से बता रहा हूं, n की वैल्यू आपको 2 लेनी है। प्रथम उत्तेजित अवस्था कह रहा है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहता तो n की वैल्यू 3 करते, तृतीय कहता तो 4 कर देते, यानी 1 बढ़ाए थे, जितना कहता उसमें 1 बढ़ाए थे। तो प्रथम कहां पे आता है, 2 पे आता है, द्वितीय की बात होगी 3 पे आएगा। इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। आगे कह रहा है कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण एक प्रकाश संवेदनशील सामग्री को विकृत करता है, रोकने की क्षमता आपको ये दी है, यानी क्वेश्चन में बी नॉट का मान आपको दिया है 3.57 वोल्ट दिया है, ध्यान सुनिएगा। ये निरोधी विभव का मान दिया है, और निरोधी विभव दिया है तो के ई बी नॉट निकाल सकते हैं, इससे 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आएगा। काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो आइंस्टीन का इक्वेशन लगेगा ही लगेगा, तो ये कर देंगे, के यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा ई माइनस का डब्लू। ये क्या करना है, ई माइनस का डब्लू। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है उसे देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में पूछा सामग्री की दहलीज आवृत्ति क्या होगी, तो दहली आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। चलिए तो यहाँ कर देंगे ई माइनस का के, और ये बराबर आ जाएगा डब्लू के, ठीक है। डब्लू बराबर क्या होता है जी, एच न्यू नॉट होता है, बिल्कुल होता है। तो ई माइनस के कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो न्यू ऐसे ही रहेगा, और ये ई माइनस के और अपॉन आ जाएगा एच। समझ में आया क्या। अब ये जो ई है, ये ई क्या है, ये डेल्टा ई है। तो जो भी जो ई होगा ये डेल्टा ई होगा, बिल्कुल होगा। अब कहाँ से कहाँ कूद रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु पर लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से जमीनी अवस्था में कूदता है, तो यानी ये E2 माइनस E1 की बात हो रही है। इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से E निकालिए, जो E आएगा वो उसे यहाँ रखिए, के का वैल्यू ये आ गया, ऐसे भाग दीजिए, यहाँ पे न्यू नोट निकल के आ जाएगा, न्यू नोट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आप इसे कर पाएंगे और आंसर को कमेंट जरूर कर देंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 आपसे क्या कह रहा है। स्थिर हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर से जमीनी स्तर तक कूदता है, n बराबर 5 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन सा 2 वाला, और 1 कितना हो जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस आधार पर जो है आप इसे कर पाएंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये 5वें ऊर्जा स्तर का बात कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, n2 की। n1 कहाँ पे आ रहा है, जमीनी स्तर पे आ रहा है, तो ये कर देंगे। अब पूछा परमाणु ने जो वेग प्राप्त किया है वह है, आपको बताना है कि वेग की वैल्यू क्या होगी। आपको ये बताना है वेग की वैल्यू क्या हुई, तो आपको ये सारी चीजें दी हैं, इस आधार पे आपको बताना है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको लीनियर मोमेंटम याद रखना है। क्या करना है, लीनियर मोमेंटम याद रखना है, यानी संवेग संरक्षण का नियम जो है आपको याद रखना है। तो एटम यानी परमाणु का जितना संवेग होगा उतना ही एटम का होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो पी एटम यानी, और ये हो जाएगा फोटोन। तो फोटोन का जितना संवेग होगा इसके बराबर हो जाएगा एटम के बराबर। फोटोन का जितना संवेग होगा एटम के बराबर। तो ये होता है आपका mv, ठीक है जी। और ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, h अपॉन पी। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन पी होता है। तो p जब निकालेंगे तो h अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो h अपॉन लैम्डा के बराबर कर देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये आपको पता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी होता है, या h अपॉन mv होता है, mv क्या होता है, p होता है। इसके आधार पर आप ये कर लेंगे, समीकरण 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया है 5 और 1 की बात करें तो यहाँ से e निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से e निकालेंगे, और e जैसे निकालेंगे उस e का उस ई से क्या करेंगे, आप लैम्डा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, ठीक है। लैम्डा निकालेंगे तो आंसर कर लेंगे। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या है, क्योंकि 5वें से आ रहा है, तो यहाँ पर जो है n2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, 5 करनी है। चलिए ठीक है, n1 की वैल्यू आपको 1 करनी है। कौन सीरीज बन जाएगी जी, लाइमन बन जाएगी क्या, लाइमन सीरीज बन जाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी, 1 में आ रहा है। तो लाइमन सीरीज की बात होगी, किसकी बात होगी, लाइमन सीरीज की बात होगी। तो यहाँ लिख देंगे लाइमन सीरीज। क्या लिख देंगे, लाइमन सीरीज। अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए डायरेक्ट आ रहा है, एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे होता है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन n2 का स्क्वायर।
ठीक है जी, इतना होता है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/λ ऐसे रहेगा, आर ऐसे रहेगा, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है जी, 25 में से एक गया तो 25 में से एक गया तो ये आ जाएगा आपका 24/25 और ये आ जाएगा आर। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, 1/λ का मान आ गया, 1/λ का मान आ गया, इसको उठाइए फ्रॉम 1, समीकरण 1 से कीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो ये एम वी इक्वल हो जाएगा आपका, एम वी इक्वल हो जाएगा किस में हो जाएगा भाई, h/λ के, h/λ, तो इसको मैं ऐसे लूँगा h इंटू 1/λ लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे इसको, और 1/λ का मान आ गया 24/25 आर, तो कितना आ गया 24/25 आर निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, वेग पूछा है, क्या पूछा है वेग, तो वेग में इसको m को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे v जो निकल के आएगा फाइनली ये आ जाएगा आपका 24/25, कितना आ जाएगा देखिए 24/25, 24/25 और ये r ऊपर रहेगा, r ऊपर रहेगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये जो है आपका फॉर्मूला होना चाहिए, तो v बराबर आ जाएगा 24/25, तो देखिए 24/25 और ये h तो रह गया, h का मल्टीप्लाई कर लीजिए, h का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये याद रखना है, संवेग संरक्षण के नियम से याद रखना है कि पी एटम जो है प्रोटॉन के बराबर होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि एम वी बराबर आ गया आपके पास 24/25 और ऊपर आ जाएगा आर एच। ठीक है जी, वी निकालेंगे 24/25 और यहाँ पे आ जाएगा आर एच अपॉन एम, ये निकल के आ जाएगा, तो 24/25 देगा, 24/25 ये होगा नहीं, 25 वाला होगा नहीं, 24/25 में 24/25 में आर एच एक साथ आना चाहिए, 24 आर एच आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बट्टे एम आ रहा है 25, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें 24/25 आ रहा है लेकिन 25 के साथ में आर एच आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से कर पाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आप क्या चुनेंगे, आराम से जो है ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे, किसका करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है इस तरीके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन बेसिक है, इसे कर पाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, तो कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताया था, अनुपात में देखेंगे टोटल एनर्जी के, तो ये आ जाता है 1:-1, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो ये जो है आप इसको करेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए ए को मत चुन लेना, दोनों जो है सेम नहीं होगा, एक नेगेटिव होगा, तो 16 का बी करेंगे, 16 का क्या करेंगे, बी करेंगे। ठीक है जी, अच्छे से चुनेंगे क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सेम नहीं होते हैं। बाकी जो दो ऑप्शन तो दिख रहे हैं 2-2 वाले होंगे नहीं, इस आधार पर ये होगा नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 19 में पूछा गया है, किसी कक्षा में एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी है, इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखिए कुल ऊर्जा दी है, कितना आसान क्वेश्चन है, कुल ऊर्जा आपको दी है तो टोटल एनर्जी आपको दिया है भाई, दिया है टोटल एनर्जी, जिसको हम En कहते हैं, और ये कितना दिया है -3.4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से n कितना आएगा भाई, सीधा पता होना चाहिए, आप याद कर लीजिए कि कितना आना चाहिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब टोटल एनर्जी आपको दिया है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा माइनस का टोटल एनर्जी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यहाँ पे डेसिमल है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लिख देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3.4, तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 4 8 और ये 6, तो ये माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसकी गतिज ऊर्जा, तो गति हो जाएगी 3.4, तो ये नेगेटिव मर गया, नेगेटिव मर गया, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है जी, आगे करेंगे तो पूछा है स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा नेगेटिव होनी चाहिए और कितनी हुई है 6.8 होनी चाहिए, तो 6.8 ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, ये तो होगा नहीं, ये तो सेम है, ये गलत हो गया। ये होंगे नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव होगी नहीं, तो ये तो देखिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव गया, तो अब ये और ये ऑप्शन में से कोई एक होगा, और ये दोनों सेम होंगी नहीं होंगी, ये आप यहाँ पे देखिए, और सेम नहीं हो सकता क्योंकि 2 टाइम्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे, तो 17 का सी चुनेंगे आराम से। ठीक है ना, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे और आराम से कर पाएंगे। ओके जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्थाओं में क्रमशः T1 और T2 एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो T1 T2 का मतलब बस इतना है कि T1 को आप E1 लिखिए, T2 को आप ये लिखिए, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार अनुपात आपको बताना है। कह रहा है कि भाई T1 अनुपात T2 बता दो, यानी E1 अनुपात E2 बता दो। बताइए कर पाएंगे, कोई कर पाएंगे क्या, कोई समस्या परेशानी हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखिए कैसे करना है, ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई जो प्रपोज होता है 1/n² का होता है। अब 1/n² का होता है, क्यों होता है, ई जो एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n² होता है। अब यहाँ से रेशियो पूछा गया है तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर के,
ठीक है जी। अब पूछा है 1, तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 की बात करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए, तो E1/E2 निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका N2 आ जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पर जो है N1 आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है जी। अब 2 की बात हो रही है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था में, पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो पहली दूसरी उत्तेजित अवस्था एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 1 कह देंगे 2 कह देंगे, ठीक है जी। 2 का मतलब हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 आंसर आना चाहिए, ये 4:9। देखिए 2 ऑप्शन आपको एक जैसे मिल रहे हैं। 18 का विशेष ध्यान देंगे, इसमें जो है 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो कौन सा करेंगे, यहाँ पे कौन सा आप करेंगे, तो ये 9:4 करेंगे, ये वाला हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से बता रहा हूँ, En का फॉर्मूला ये होता है, En प्रोपोर्शन होता है n स्क्वायर के, तो En प्रोपोर्शन ये हो गया। जिसको समझ में आया एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देखेंगे कैसे आया। तो हमें पता है, ये आपसे पूछा गया बिल्कुल, तो En जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और n स्क्वायर होता है। रेशियो निकालना है, चलिए कर दीजिए, मैं इसको E1 कह दूंगा, मैं इसको E2 कह दूंगा, तो आप ऐसे ही तो कहेंगे कि E1 होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे आप ऐसे। इसको करेंगे तो N1 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपॉन इसकी बात करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, और जो अपॉन में N आएगा उसको मैं पहले से ही ऊपर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा। इससे ये स्वाहा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। E1/E2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लें क्या, तो ये आ जाएगा N2/N1 का होल स्क्वायर कर दें, बिल्कुल कर दें। अब N2/N1 कहाँ से ढूंढें, N2/N1 क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो N पहली N का मतलब लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दिए, तो N यहाँ पे लिखेंगे 2, पहली उत्तेजित अवस्था, पहली उत्तेजित अवस्था, और N की वैल्यू 3 लिख देंगे, दूसरी उत्तेजित अवस्था, दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर जो है दूसरी उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी उत्तेजित अवस्था। अब ये कर लीजिए, तो इसको आप 1 मानेंगे, इसको आप 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, 2 की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3, और यहाँ पर रखेंगे 1 की जगह कितना रखेंगे 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आ गई आपका 9:4, तो 9:4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए वीडियो बड़ा होता जा रहा है, जल्दी से फटाफट से 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90, हाइड्रोजन परमाणु की सबसे भीतरी कक्षा की त्रिज्या इतनी दी है, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमत कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो आपसे ये पूछा गया। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि En जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर कर दीजिए, बस सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है जी, इतना कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है आपसे, तीसरी अनुमत कक्षा के लिए, तो तीसरा पूछा है, तो 0.53 कर देंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 पंजे 45, और 2 कितने हो गए 47, तो 47.7 ये आपका निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आप जो है ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है जी। बहुत आसान था, सीधा सीधा फॉर्मूला याद है तो आराम से ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रृंखला में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और बामन श्रृंखला में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। देखिए अगर लाइमन की बात करेंगे तो सबसे लंबी कब आती है, सबसे लंबी आती है 5 से कूदता है, 5 से कूदता है लंबी, और अनंत से कूदेगा तो छोटी आती है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था भाई स्पेक्ट्रम कहाँ है, आ जाओ आ जाओ भाई स्पेक्ट्रम आ जाओ, ये लीजिए स्पेक्ट्रम पढ़ाया। तो सबसे बड़ी कब आती है, सबसे बड़ी आती है जब आप जैसे 1 है तो 1 से अगला जस्ट रखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कहाँ आएगी, किसी में भी देख लिए सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी जैसे आप जिसमें भी ला रहे हैं, जिस भी ऊर्जा स्तर में आएगा वो वापस इलेक्ट्रॉन, तो आपको देखना उससे जस्ट ऊपर रखना। इन्फिनिटी के लिए छोटा आएगा, इन्फिनिटी के लिए कितना आता है, छोटा आता है, तो इन्फिनिटी के लिए छोटा आ रहा है, जितना ऊपर से आएगा लैम्डा उतना छोटा होगा, जितना ऊपर से आएगा लैम्डा उतना छोटा होगा, लैम्डा उतना छोटा होगा जितना ऊपर से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो देखिएगा, भाषा को समझिएगा और आंसर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रृंखला में, तो लाइमन की बात करेंगे तो 1/λL कर देंगे, यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे 1 फिक्स होता है -N2, और ये N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, N2 का स्क्वायर। अब N2 का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबसे लंबी चाहिए, तो N2 की जगह मैं सीधा सीधा 2 रख दूं, सबसे लंबी के लिए, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य के लिए, तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य के N2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बिल्कुल करते हैं। तो ये लाइमर के लिए हो गया, R ऐसी रहेगा,
तो आ जाएगा वन आ जाएगा सीधे सीधा, 1/1² का मतलब 1 ही होगा, माइनस कर देंगे और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये r ऐसे ही रहेगा, 4 में से गया तो 3/4 आ जाएगा। तो आप जो है 1/λ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3r/4, ठीक है जी। और इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो लैम्डा एल ये आ जाएगा आपका 4/3r, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन विशेष ध्यान देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब आपसे पूछा गया किसके लिए, ये फॉर लाइमन के लिए हो गया, फॉर लाइमन सीरीज। क्वेश्चन में पूछा है लाइमन श्रृंखला में सबसे लंबी तरंग और बामर श्रृंखला में सबसे लंबी तरंग दे रहे हैं, तो फॉर बामर पूछेंगे। बामर के लिए बात करें तो 1 यहाँ पे बी लिख देता हूँ, आर एच टी रहेगा। लाइमन बामर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। क्या समझ पाएंगे आप नहीं? यानी यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है तो लाइमन का बामर ही आता है सीधा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। इससे अगला कितना होगा, हाँ 25 कर दिया, 3 रखेंगे भाई। तो n2 की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3, क्योंकि n2 बराबर n1 बराबर आपका 2 हो जाए तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/λ b आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो r ऐसे ही रहेगा और ये आपका आ जाएगा 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा 9 माइनस का 4, ठीक है ना, 4 9 36 और 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना, 5r/36। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा बी जो निकालेंगे आप 36/5r आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए। ये आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ आपको रेशियो निकालना है। अब क्या करना है, सिर्फ आपको रेशियो निकालना है, ठीक है जी। और रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा। रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस किस का निकालना है, सबसे लंबी तरंग अनुपात। चलिए ये लैम्डा एल कर देता है, लैम्डा बी कर देना है, लैम्डा एल कर लेना, लैम्डा बी कर देना है। अब लैम्डा एल का वैल्यू कितना है, 4/3r है, 4/3r मल्टीप्लाई कीजिए। लैम्डा बी का मान कितना है भाई, 36 बटा कितना है 5r है, तो फिर यहाँ 5r लिख देंगे। r से r स्वाहा हो जाएगा, 4 से 4 9 36 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 बटे और 9 9 27, तो 5/27 आना चाहिए, 5/27 आना चाहिए, 5/27 ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा, ठीक है जी। तो पहले लाइमर दिया है, पहले लाइमर लिखेंगे, बामर दिया है, बामर लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले कैलकुलेशन देख लेंगे। बामर के लिए बात होती है तो n1 बराबर 2 फिक्स होता है बामर में, ठीक है, और n2 बराबर यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे n1 बराबर 1 फिक्स होता है तो n2 बराबर 2 रखेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका 5.1727 निकल के आएगा। क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है, इस तरीके से आप कर पाएंगे कि कितना आ जाएगा, 5/27 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है रेडबर्ग स्थिरांक का मान इतना दिया जाने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रृंखला की अंतिम पंक्ति की तरंग संख्या क्या है। तो तरंग संख्या निकालना है, 1/λ निकालना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, 1/λ बराबर r कर देंगे। और ये बामर की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का, यहाँ पे देखिए अंतिम की बात हो रही है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, परेशान ना हो। तो 1/λ बराबर आ जाएगा r/4, तो लैम्डा निकल के आ जाएगा 4/r, कितना आ जाएगा 4/r। और इसकी वैल्यू आपको दी है तो 4/10⁻7 दिया है, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेंगे। कितना सॉल्व करेंगे भाई, वैल्यू किसमें दी है, इसमें दी है, तो ये जो है हम यहाँ पे कर देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका लैम्डा बराबर आ गया 4/10⁻7, यानी ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँ क्या, आपको डेसिमल में भी दिया है, डेसिमल में भी दिया है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ये कर लेते हैं कि हम इसे पूरा 7 को ऊपर ना ले जाकर, पूरे 7 को ऊपर ना ले जाकर भाई हम तो ऐसे कर देंगे ना, 10⁻7 को 5 इधर कर दीजिए, 100 इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत, इससे कहा 25 चौका 100 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो लैम्डा बराबर 1/25 यहाँ पे आ जाएगा और 10⁻5 ऊपर चलाएगा। माइनस का 5 किसी में आ रहा है नहीं यार, थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है डिवाइड कर दीजिए 0.04, 25 चौका 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है जी। 10⁻5 आ जाएगा, ये तो घूम फिर के वही आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करना है आपको, और 10⁻7 दिया है, बिल्कुल दिया है। तरंग संख्या पूछिए, तरंग संख्या, हाँ सॉरी गलती क्या कर रहे हैं हम, तरंग संख्या पूछिए और हम जो है लैम्डा निकालने हैं, तरंग संख्या पूछिए लैम्डा निकालने हैं, तो तरंग संख्या तो बस यहीं पे आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा तरंग संख्या के लिए, तो यही आंसर हो जाएगा। तभी मैं कहूँ ऑप्शन कैसे मैच नहीं कर रहा। तो 1/λ की वैल्यू आ गई, 1/λ की वैल्यू आ गई r/4, कितने आ गई r/4, तो 1/4 ऐसी रहेगा। r की वैल्यू आपको दी है 10⁻7, इसको सॉल्व कीजिए तो 0. ना जाने का 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 2 5 आ जाएगा, इंटू 10⁻7 आ जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100, तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू
10 की पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अब इन क्वेश्चंस को क्या है आप खुद से कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 27 में पूछा गया है, 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। ये 28 में पूछा गया है, ये लीजिए, ये अभी 18 में पूछा गया है। ये कितने में पूछा गया था, ये 18 में पूछा गया है, ये भी 18 में पूछा गया है, और ये जो है अगला ये भी 18 में पूछा गया। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। तो ये आपका देखिए 23 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही समझिए। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। तो आपने जो देखा, हमने इस वन शॉट के माध्यम से कवर किया है आपका एटम चैप्टर को। किसको कंप्लीट किया है, एटम चैप्टर को कंप्लीट किया है। और मैंने चाहा है कि इसे क्विक रिवीजन कर पाऊँ, फिर भी आपका वीडियो लगभग 2 घंटे का चला है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की संख्या हमने ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो इसी तरीके क्विक रिवीजन को अगर आपको और चाहिए तो आप एक बार कमेंट मेंशन कर दें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।